हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो अभी हमने पिछले दिन में सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन था उसको सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम फार्मेको विजिलेंस, जिसका जो बीपी जो कोड है वो क्या है 805 ईटी है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपसे डाउट होगा तो आप डायरेक्ट जाकर के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या डायरेक्ट जाकर हमारे व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन 10 आते हैं। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये विजिलेंस सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा कि अगर उसे थोड़ा आपका 7 नंबर या 10 नंबर में पूछ ले तो आप थोड़ा सा उसको एलिब्रेट भी कर देंगे तो भी आपका उससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग, मतलब ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग है क्या, उसको आपको बताना है। तो सिंपल सा अगर आपको एक डेफिनेशन देनी हो तो सिंपल सा बताइए, द डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ द ड्रग। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ड्रग का जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्शन होता है उसका डिटेक्शन करना, उसको असेसमेंट करना, उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग करना ऑन दी बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर, व्हिच में आइदर थेराप्यूटिक, फार्माकोकाइनेटिक और एडवर्स एक्शन। कहने का मतलब क्या है, वो चाहे आपके लिए बेनिफिशियल हो या एडवर्स एक्शन हो या कोई उसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हो, तो इन सब चीज़ों को डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंड करना ही क्या कहलाता है, ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग। देखिए, इसका आंसर यहीं पर हो गया। लेकिन अगर भाई आपसे 7 नंबर में पूछ ले तो कुछ इसकी और डेफिनेशन देख लीजिए कि आप इसको लिख सके आसानी से। इन दिस सिस्टम, कहने का मतलब क्या है, इस सिस्टम में, ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में पेशेंट आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड। कहने का मतलब क्या है, जो पेशेंट है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन डाटा। जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन डाटा क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। एक कंप्यूटर बेस्ड डाटा होता है जहां पर हिस्ट्री होती है पेशेंट की, कि वहां पर इनको ये इस टाइम पे ये प्रिस्क्रिप्शन चला था। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन डाटा से हम पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे या ऑटोमेटेड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसको देन ए फॉलो अप क्वेश्चनरीज कैन बी सेंड। कहने का मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चनरी बनाएंगे, उसके बाद उसको सेंड करेंगे ईच प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन इन पेशेंट, और देन उससे पूछेंगे कि इसका आउटकम क्या आया, इस पेशेंट के ऊपर इस ड्रग का आउटकम क्या आया, और उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, डोसेज फॉर्म, क्लिनिकल इवेंट्स एंड रीजन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द थेरेपी इंक्लूडिंग द क्वेश्चनरीज। ये सब चीजें देखिए, अब इसको चाहे आपसे 2 नंबर में पूछे तब भी आप लिख लेंगे, चाहे 7 नंबर में पूछे तब भी आप आसानी से इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ऐसे क्वेश्चन आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लिस्ट 4 ड्रग, मतलब 4 ऐसी ड्रग का नाम बताइए जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में। ठीक है, तो पहले बताइए ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होता है। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी आर मेडिसिन दैट शुड बी अवॉइडेड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन। मैंने कहने क्या मतलब, कहने का जो लैक्टेटिंग वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको ऐसी कौन सी ड्रग या मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, उसको इंटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंस दे कैरी आ कॉमन कंसर्न टेराटोजेनिसिटी। अगर वो उसको लेती है तो उनको टेराटोजेनिसिटी मतलब फेटल इंजरी या फेटल का मरना या भ्रूण हत्या, जिसको वो बोलते हैं भ्रूण मर जाता है, ऐसी कंडीशन आने को देखने को मिल सकती है। अब इसने पूछा है 4 ड्रग के बारे में। तो पहली जो ड्रग है वो थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन क्या काम करती है ये समझ लीजिए। देखिए, प्री टर्म बर्थ करा देती है, सबसे पहले कि समय से पहले ही बर्थ करा देती है, एंड लो बर्थ वेट भी, और जो बच्चे का वेट होता है वो कम होता है। ये पहले ड्रग थायरोक्सिन का ये साइड इफेक्ट है, इसलिए सो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, यहाँ पे हम रीजन भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन सी है, पेनिसिलिन वी, लिग्नोकेन हो गया, पीसीएम हो गया। ये सब क्या करती है, फेटल इम्बैलेंस करती है, मतलब बच्चे को जो होता है वो घुमा देती है, उसको इम्बैलेंसिंग कर देते हैं। थर्ड वन क्या है, मॉर्फिन, कोडिन, एट्रोपिन। ये क्या करती है, जो बेबीज का डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। एस्पिरिन, फेनोटेन, कार्बाविजापाइन। ठीक है, ये क्या करते हैं, सीरियस मैटरनल और फोटल कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एर्गोटामाइन एंड क्यूनिन। ये क्या करती है, सिंपल सा एलेप्निसिया कॉज करती है, मतलब कहने का क्या है, जिसको कहते हैं टर्मिनेशन कहते हैं, वो कॉज करती है, एंड हाइपरटेंशन भी कॉज करती है। तो ये कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड, 4 ड्रग पूछी गई थी, लेकिन मैंने 4 थेरेपी मतलब 4 क्राइटेरिया के ड्रग के हमने बता दिया, और साथ में उसके जो इफेक्ट है, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसके रीजन को भी बता दिया। तो इससे आपको ये आसानी मिल जाएगी समझने में कि क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सजेस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर CIOSM फॉर्म। पहली बात, CIOSM है क्या? काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेडिकल सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है। तो जो CIOSM है, मिशन टू एडवांस पब्लिक हेल्थ थ्रू द गाइडेंस ऑन द हेल्थ रिसर्च। कहने का मतलब क्या है, हेल्थ रिसर्च एंड पॉलिसी पे कुछ गाइडलाइंस बनाना और उसके माध्यम से जो पब्लिक का है, जो पब्लिक है उनके जो हेल्थ है उनको उनका जो मतलब एडवांस करना, मतलब उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना या उनको हेल्दी रखना, इंक्लूडिंग एथिक्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द सेफ्टी। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखिए, रिक्वायरमेंट तो वैसे सिंपल सा आप लिखना चाहे तो यह सिंपल सा, इसकी जो हेडिंग मैंने लिखी हुई है, जैसे रिएक्शन है इन्फॉर्मेशन, सस्पेक्टेड ड्रग इन्फॉर्मेशन, कॉन्कोमिनेटेंट ड्रग एंड हिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो आप लिख के बस आपका यह 2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन अगर 7 नंबर में पूछ ले CIOSM तो क्या करेंगे, तो बेसिकली इतना चीज़ जानते रहिए। रिएक्शन इन्फॉर्मेशन मतलब जो पेशेंट है इनिशियल उसका एज, वेट, बॉडी सेक्स हो गया, डेट ऑफ द रिएक्शन किस डेट को हुई थी, कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या है, पेशेंट मर गया, डाइट, प्रोलॉन्ग पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, डिजेबिलिटी, ETC आता है किसके, रिएक्शन इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। सेकेंड जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो क्या, सस्पेक्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो ड्रग है जिसको एडवर्स एक्शन दिया उसकी इन्फॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट ड्रग, जेनेरिक और ब्रांड नेम उसका जो भी है, डेली यूजेस हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद इंडिकेशन हो गया, थेरेपी हो गई, स्टार्ट डेट हो गया, थेरेपी इन ड्यूरेशन हो गया, स्टॉपिंग ड्रग हो गया, रिपेयर फिर से क्या ऐसा एक्शन देखने को मिला। ETC हमारा आके सस्पेक्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन के अंदर। कॉन्कोमिटेंट ड्रग मतलब उस ड्रग के साथ कोई अनदर ड्रग तो नहीं चल रही थी, तो एनी अदर ड्रग टेकन, डेट ड्रग टेकन मतलब किस डेट को लिया गया था, एनी अदर रिलेवेंट हिस्ट्री लाइक द डायग्नोस्टिक एलर्जी, प्रेगनेंसी विद द लास्ट मंथ ऑफ द पीरियड, ETC। ये सब हमारी कहते हैं इन्फॉर्मेशन होती है CIOSM फॉर्म में जो रहती है, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, रिपोर्ट सोर्स, ETC यहाँ पे हमारे CIOSM फॉर्म में रहती है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है, रिक्वायरमेंट्स है CIOSM फॉर्म के। देखिए 2 नंबर में भी आप लिख सकते हैं इसको, 7 नंबर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर मैंने आपको बता दिया तो एक फॉर्म भी बना सकते हैं आप, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूड्रा विजिलेंस। यूड्रा विजिलेंस जैसे हमारे यहाँ पे फार्मेको विजिलेंस है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूड्रा विजिलेंस है। तो हमारे यहाँ विजिलेंस का क्या काम है, सिंपल सा डिटेक्शन करना, असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, प्रिवेंशन करना, कम्युनिकेशन करना विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग या एनी अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। उसी प्रकार से यूरोपियन जो विजिलेंस है उसका भी काम क्या है, उसका डिटेक्शन करना, उसके इन्फॉर्मेशन करना, उसके इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, रिपोर्ट करना, ETC यूड्रा विजिलेंस का काम है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं यूड्रा विजिलेंस इन अ यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी नेटवर्क सिस्टम फॉर द मैनेजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन सस्पेक्टेड ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, जो ड्रग है उसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको क्या करना, उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना विद द मेडिसिन ऑथोराइज इन द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। ठीक है। यूड्रा विजिलेंस प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज्ड मल्टी लिंगुअल टर्मिनोलॉजी फॉर द कलेक्टिंग, कोडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग डाटा। जैसे कि अपने यहाँ का जो फार्मेको विजिलेंस है वही काम इसका भी है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में है और हमारा फार्मेको विजिलेंस इंडिया में है, फ्रॉम द ऑथोराइज्ड एंड इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टेराटोजेनिसिटी, गिव द एग्जांपल। टेराटोजेनिसिटी क्या है, आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना है। तो सिंपल सा, किसी भी ड्रग या किसी भी सब्सटेंस की ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से जो फेटल होता है, जो प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर जो फेटल होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है या वो टर्मिनेट हो जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिसिटी होता है। तो सिंपल सा, जो फेटल के टिश्यू होते हैं किसी ड्रग के एक्शन के कारण टर्मिनेट हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है। टेराटोजेनिसिटी इज द सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, क्योंकि आप जानते हैं कि फेटल इंजरी कॉज करता है, इन विच द फेटल गेट अफेक्टेड एंड लीड टू फेटल डेथ एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। उसके बाद इसने एग्जाम्पल पूछा है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, कोकेन हो गया, हाई डोज ऑफ दी विटामिन हो गया, मेल हार्मोन हो गया, ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हो गया। अगर ये सारी चीज़ें कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन यूज करती है तो उसके टेराटोजेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, पोटेंट टेराटोजेंस है व्हिच कॉज द फेटल मेल फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी, मतलब पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी क्या है। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल हो जाने के बाद जब ड्रग हमारी फेज 4 में जाती है, देन वो कहाँ पे जाती है, मार्केट में जाती है। देन उसको 1 साल के लिए अंडर सर्विलांस पे रखा जाता है कि उसकी जो भी इफेक्ट होगा, जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा उसको रिपोर्ट किया जाएगा, उसको अपने अंडर सुपरविजन में रखा जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी बोलते हैं। ठीक।
द सेफ्टी मेजरमेंट आफ्टर द ड्रग कम्स इन द मार्केट फॉर द पब्लिक यूज, मतलब मार्केट के अंदर पब्लिक यूज के लिए जो मार्केट में ड्रग आ जाती है उसके जो सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी। पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी इज द सर्विलांस प्रोग्राम रिफर टू द मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग वंस दे रीच द मार्केट आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल। वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्लिनिकल ट्रायल हो जाने के बाद जब ड्रग मार्केट के अंदर पहुंचती है तो उसके ऊपर सर्विलांस प्रोग्राम लगा देना या उसकी मॉनिटरिंग करना, दिस इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी। ठीक है, इट इवेलुएट ड्रग टेकन बाय द इंडिविजुअल्स अंडर ए वाइड रेंज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम। कहने का मतलब क्या है, कोई एक इंडिविजुअल अगर उस ड्रग का यूज कर रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है वाइड रेंज में, उसको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को लेंगे एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम तक और देन उसको हम क्या करेंगे, एक डाटा बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नरेट द मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द वैलिड रिपोर्ट। मतलब जो एक रिपोर्ट है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए जिससे कि आप उसको रिपोर्टिंग को आगे अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, पहली बात करते हैं रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट सिंपल सा डाटा कलेक्शन होता है। तो रिपोर्ट इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा व्हिच रिटर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पेपर और कंप्यूटर डाटाबेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पेपर पर लिखते हैं चाहे कंप्यूटर डाटाबेस पे लिखते हैं, अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन लाइक एज ट्रायल डेटा, एडीआर डाटा, मार्केटिंग डाटा, ETC। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। अगर आपसे पूछे डिफाइन रिपोर्ट तो आपको ये बताना है। अगर पूछे रिपोर्टिंग क्या होती है तो सिंपल सा दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रिपोर्ट या रिटर्न द ड्रग इन्फॉर्मेशन लाइक एज क्लिनिकल डाटा, एडीआर डाटा, मार्केटिंग डाटा ऑन द पेपर या ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पेपर और ऑन द कंप्यूटर डाटाबेस, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्ट और रिपोर्टिंग दोनों अलग चीज़ है, दोनों में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे कि अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको गड़बड़ ना करें। मिनिमम क्राइटेरिया पूछ रहा है तो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दी वैलिड रिपोर्ट, पहली बात करनी चाहिए कि एन आइडेंटिफाइड पेशेंट, मतलब रिपोर्ट के अंदर जो पेशेंट के बारे में लिखा गया हो वो आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी नाम लिख दे, कोई भी ऐसे नहीं करना, बस वो आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए। सेकंड, देखिए ये सारी चीज़ें प्रोसेस आप पढ़ भी सकते हैं, बस जो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाइएबल रिपोर्टर, मतलब जिस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है वो भी आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसके पास भी कुछ उसके लाइसेंस होने चाहिए। ये सस्पेक्ट ड्रग, मतलब जो ड्रग होने चाहिए वो सस्पेक्ट ड्रग होनी चाहिए, मतलब कहने का क्या उसके एडवर्स इफेक्ट ये आ सकते हैं। देन एन एडवर्स इवेंट, और किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिला इसके बारे में डिटेलिंग भी आपको रिपोर्ट के अंदर कंपाइल करनी है। ठीक है, तो ये था रिपोर्टिंग एंड जो उसके कुछ क्राइटेरिया है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फेज 4 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल ट्रायल में फेज 4 क्या होता है। तो सिंपली से जो हमारा फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल में 4 फेज होते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, लेकिन फेज जो 4 होता है वहाँ पे सारी क्लिनिकल टेस्टिंग हो जाने के बाद जो ड्रग होती है उसको हम मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस ट्रायल। कहने का मतलब क्या है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद उसके ऊपर सर्विलांस लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, फेज 4 के अंतर्गत आता है। इन दीज, मतलब इसमें क्या होता है, द डाटा अबाउट द एफिकेसी एंड एडवर्स इफेक्ट इज कलेक्टिंग फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मतलब जो भी डाटा होगा उसको हम प्रैक्टिसिंग फिजिशियन जो है जो कि इलाज कर रहा है उससे कलेक्ट करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा उसको कलेक्ट करेंगे। These trials are performed on a large number of the patient and go for a long time, मतलब लगभग 1 साल के लिए इसको हम सर्विलांस प्रोग्राम में रखते हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग व्हिच रियर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट, अनएक्सपेक्टेड ड्रग इंट्रैक्शन, अनएक्सपेक्टेड क्लिनिकल यूजेस ऑफ द ड्रग कैन बी डिस्कवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पे, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में। इफ एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट फाउंड फ्रॉम द मार्केट आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द मार्केट, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा सीरियस एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिला तो उसको मार्केट के अंदर से रिकॉल कर लिया जाएगा या उसको टर्मिनेट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग, मतलब फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग के क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टू मॉनिटर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन इंडियन पॉपुलेशन, कहने का मतलब क्या है, जो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है उसको मॉनिटर करना इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनके अंदर अवेयरनेस लेकर आना अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग इन इंडिया, कि कितना जरूरी है एडीआर को रिपोर्टिंग करना, किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो कितना जरूरी है उसके बारे में आपको बताना, सबको बताना कि हाँ वो दूसरा बंदा इसको यूज ना करे। ठीक है, तो इसके लिए उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। एंड टू मॉनिटर द बेनिफिट रिस्क रेशियो फ्रॉम द मार्केटेड मेडिकेशन लिस्ट, कहने का मतलब क्या है, जो मार्केट में जो लिस्ट बनी हुई है, मार्केट में जो मेडिसिन बिक रही है उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके बेनिफिट उसके रिस्क रेशियो को मार्केट में के अंदर ही उसको मॉनिटर करना।
एंड टू जनरेट द एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेडिसिन अगर सेफ है तो उसके ऊपर एविडेंस देना। टू सपोर्ट एजेंसी लाइक द CDSO इन फॉर्मुलेटिंग सेफ्टी रिलेटेड रेगुलेटरी डिसीजन फॉर द मेडिकेशन। मतलब कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस जो भी कुछ होगा रेगुलेटरी जो भी कहेगी कि आपको ऐसे खाना है, ऐसे इसके बाद नहीं खाना, इसके साथ में नहीं खाना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। टू क्रिएट अ नेशनल सेंटर फॉर द एक्सीलेंस एट पर विथ ग्लोबल ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। मतलब एक एक्सीलेंट सेक्टर बनाना, एक एक्सीलेंट एजेंसी का निर्माण करना या उसको स्टेबलाइज करना अंडर द CDSO, जिससे कि वो क्या कर सके, जो भी मेडिकेशन है उसको ऊपर डिसीजन ले सके। ठीक है। एंड उसके बाद टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू अदर नेशनल फार्मिको विजिलेंस सेंटर। कहने का मतलब क्या, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे या फार्मिको विजिलेंस प्रोफेशनल होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, और जो अदर नेशनल फार्मिको विजिलेंस सेंटर होंगे उनको सपोर्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, मेंशन फ्यू एग्जांपल ऑफ द प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज द डोज डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच द ड्रग सो नॉक्सियस इफेक्ट एज अ थेरापेटिक डोज। मतलब जो ड्रग है वो अपने नॉर्मल डोज पर ही आपको नॉक्सियस इफेक्ट या अनइंटेंडेड या अनवांटेड इफेक्ट देगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। व्हिच कैन बी प्रिडिक्टेड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिडिक्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिफोर या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग के। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से हो गए, जैसे इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन दे रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि शुगर लेवल आपका घटेगा, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया इसका एडवर्स एक्शन है, ये आपको पहले से ही पता, प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं कि हाँ अगर इंसुलिन हम देंगे तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। अगर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन देखने को मिलेगा। अगर आप एंटीकोगुलेंट देख रहे हैं तो एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है, ब्लड को थिन करना, तो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, ये प्रिडिक्टेबल है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देख रहे हैं तो आपको लो बीपी या हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ये भी प्रिडिक्टेबल है बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। प्राजोसिन आप दे रहे हैं तो आपको पोस्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। एमाइनोग्लाइकोसिस दे रहे हैं तो आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, उसका क्या साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है। सिमेटिडिन दे रहे हैं तो CNS डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एलोप्यूरिनॉल दे रहे हैं तो आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ क्या प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जिसको हम ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन होने से पहले ही प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं कि ये हमको होगा, ये ड्रग अगर हम इंटेक करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफाई द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हाउ विल यू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट ADR अलॉन्ग विद द कॉजुअलिटी असेसमेंट स्केल। मतलब कॉजुअलिटी असेसमेंट स्केल जो कि लैरेंजो स्केल्स है वहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है 7 नंबर में भी, तो इसको भी डिस्कस आउट हम करेंगे। ठीक है, पूरा डिस्कस आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या, उससे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो WHO के अनुसार any response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at a dose normal। कहने का मतलब क्या है, कोई ड्रग का ऐसा रिस्पॉन्स जो कि हमको नहीं चाहिए होता है, और नॉक्सियस मतलब हमारे लिए हार्मफुल होता है, और वो नॉर्मल मतलब एक थेरापेटिक डोज पे होता है, यूज इन द पेशेंट फॉर द प्रोफाइलैक्सिस डायग्नोसिस एंड थेरेपी ऑफ द डिजीज। कहने का मतलब क्या है, उसका यूज किस लिए किया गया, हम उसको नॉर्मल प्रोफाइलैक्सिस मतलब ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस एंड थेरेपी के लिए हमने उसका नॉर्मल डोज यूज किया, और फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बॉडी का कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो गड़बड़ हो गया उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो उस चीज़ को लेने के बाद में नॉर्मल डोज में लेने के बाद अगर हमको उसका कोई अदर इफेक्ट देखने को मिला है जो कि नॉक्सियस है, अनइंटेंडेड है, अनवांटेड है, हमको नहीं चाहिए था, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सा बोल सकते हैं, अनडिजायरेबल अनवांटेड इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग दैट अकर when used at a only usual clinical condition। ठीक है, मतलब उसके नॉर्मल डोज में ही हमको ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए इसके 2 क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। तो ट्रेडिशनल में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप प्रिडिक्टेबल, दूसरा होता है नॉन प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, टॉलरेंस हो गया, ETC। उसके बाद जो नॉन प्रिडिक्टेबल में आता है वो आता है कहाँ पे, जैसे इडियोसिंक्रेसिस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, ये हमारे सेकंड में आता है, मतलब बाइजर में आता है या अनप्रिडिक्टेबल में आता है। उसके बाद जो हमारा मतलब मिसलिनियस में आता है, जैसे कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, ETC किस में आता है, मिसलिनियस में आता है। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मैंने यहाँ पे उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ADR, मतलब ADR कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या लीथल है। माइल्ड है तो उसमें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना किसी एंटीडोट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर मॉडरेट है तो स्पेसिफिक इन चेंज, मतलब कहने का क्या है, स्पेसिफिक और चेंज इन द एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब क्या, जो पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है उसको
चेंज कर देंगे, उस ड्रग को चेंज कर देंगे। सीवियर का मतलब डिसकंटिन्यूएशन द ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट चला उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। और लीथल का मतलब क्या होता है कि पेशेंट डेथ कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है रॉबिन्सन एंड थॉम्सन क्लासिफिकेशन ऑफ द एडीआर, इसको आप अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा। क्या है? रॉबिन्सन एंड थॉम्सन, ठीक है। उनका जो उन्होंने बताया था एडीआर कितने टाइप के होते हैं, तो उन्होंने टोटल 5 टाइप के एडीआर बताए थे। टाइप ए का मतलब ऑगमेंटेड रिएक्शन जिसको कॉमन डोज रिलेटेड होता है। टाइप बी मतलब बाइजियल रिएक्शन जिसमें एंडियोसिंक्रेसिस होती है, अनकॉमन होता है और ये डोज रिलेटेड नहीं होता है। टाइप सी का मतलब क्रोनिक, मतलब सिंपल सा चलिए, टाइप ए ऑगमेंटेड, टाइप बी बाइजियल, टाइप सी का फॉर क्रोनिक हो गया, ठीक है। तो अकस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ दी लॉन्गर यूज, मतलब किसी भी ड्रग का अगर हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तब हमको ये क्रोनिक जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी, जो कि अनकॉमन होगी, अनकम्युलेटिव डोज रिलेटेड होगी। उसके बाद टाइप डी का मतलब डिलेड, डी फॉर डिलेड टाइप रिएक्शन। इसमें क्या होता है? द रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द टेराटोजेनिसिटी कार्सोजेनिसिटी इफेक्ट, और ये भी क्या होता है? अनकॉमन होते हैं, आइदर म्यूटाजेनिसिटी कार्सिनोजेनिसिटी और एंड ये डोज रिलेटेड होते हैं। उसके बाद टाइप ई फॉर एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ये अनकॉमन होते हैं, अकर सून आफ्टर ड्रग विड्रॉल। कहने का मतलब क्या है? जब हम ड्रग विड्रॉ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर से तब ये हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद विल्स एंड ब्राउन ने भी एडीआर को क्लासीफाई किया है। टाइप ए मतलब ऑगमेंटेड, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, डोज रिलेटेड होते हैं। बाइजर का मतलब इंडोसिंक्रेसिस होती है, ये डोज डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ना तो प्रिडिक्टेबल होते हैं। टाइप सी मतलब क्रोनिक एंड केमिकल रिएक्शन, मतलब लंबे समय तक किसी भी ड्रग का यूज कर रहे हैं या केमिकल इम्बैलेंस या केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से जो भी एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है उसको टाइप सी के अंदर रखेंगे। टाइप डी फॉर डिलेड हो गया, ठीक है, जैसे डिलेड टाइप के जो एक्शन हो गए। उसके बाद टाइप ए मतलब एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अब इसमें नया क्या है? टाइप एफ आया, जो कि फैमिलियल रिएक्शन, मतलब जेनेटिक की वजह से, जिसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी से आप जूझ रहे हैं। तो अगर जिसका काम क्या होता है? आरबीसी को स्ट्रेंथ करना, फॉर्मुलेट करना। तो अगर आपको G6 मतलब ग्लूकोज 6 डिफिशियंसी फॉस्फेट से अगर आप डिफिशियंसी से ग्रसित है तो आपका आरबीसी नहीं बनेगा, तो हीमोलाइटिक एनीमिया आपको हमेशा रहेगा। तो उसको किस में आता है? टाइप एफ में आता है। टाइप जी जीनोटॉक्सिसिटी हो गया, टाइप एच हाइपर सेंसिटिविटी होगा, एंड टाइप यू क्या हो जाएगा? अनक्लासिफाइड एडवर्स एक्शन, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द ऑनसेट ऑफ द एक्शन, जैसे एक्यूट जो कि 60 मिनट से पहले हो जाता है, सब एक्यूट जो कि 1 से 24 घंटे के बीच में होता है और रहता है और चला जाता है, और जो लैटेंट या जो क्रोनिक होता है वो अप टू 2 दिन से ऊपर रहता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें पूछा गया था क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? तो पेशेंट सस्पेक्टेड टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड मॉनिटर, जो भी मतलब पेशेंट है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है और उसको मॉनिटर करना है। अब कौन कौन से मेथड हैं इसमें? टोटल प्री मार्केटिंग इवैल्यूएशन हो गया, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस एडवर्स रिपोर्टिंग प्रोग्राम हो गया, एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जिसमें कोहार्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी आती है। ये मेथड ऑफ डिटेक्शन है एडीआर के, ठीक। तो जो सबसे पहला क्या है? प्री मार्केटिंग इवैल्यूएशन। प्री मार्केटिंग इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जब ड्रग हमारे मार्केट में ना आई हो, इसका मतलब जब वो मतलब कहने का मतलब क्या है? लेबोरेटरी लेवल पे ही तभी उसका एडवर्स इफेक्ट हमको डिटेक्ट कर लेना है, उसको क्या बोलते हैं? प्री मार्केटिंग इवैल्यूएशन। दिस सेफ्टी टेस्ट ऑफ द न्यू फॉर्मुलेटेड मेडिसिन इज डन ऑन द एनिमल मॉडल, मतलब एनिमल के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है वहां पे इसका डिटेक्शन करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? प्री मार्केटिंग इवैल्यूएशन। स्पेसिफिक एनिमल स्टडी फॉर द कार्सिनोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी आर इजिली एक्सेसिबल, मतलब कहने का क्या है? कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हम चूज करेंगे, जैसे रोडेंट्स वगैरह हो गए या जैसे मंकी हो गए या चूहे वगैरह हो गए, उनको हम स्पेसिफिक एनिमल को चूज करेंगे। देन उसके ऊपर उसकी कार्सिनोजेनिसिटी टेस्टिंग, टेराटोजेनिसिटी टेस्टिंग एंड म्यूटाजेनिसिटी को हम चेक करेंगे। उस हिसाब से उसका एडवर्स इफेक्ट हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट फेजेज आर परफॉर्म बिफोर द सबमिटिंग फाइनल रिपोर्ट टू द मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है? मार्केट में आने से पहले या मार्केट ऑथराइजेशन को एप्लीकेशन देने से पहले जो ड्रग होगी वो 3 डिस्टिंक्ट फेज से होकर परफॉर्म होकर तब आगे बढ़ेगी, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट क्लिनिकल ट्रायल कैन डिटेक्ट मोर देन 1.5 to 1.0% एडीआर। कहने का मतलब क्या है? प्री मार्केटिंग इवैल्यूएशन में ही जो भी ड्रग का एडीआर होगा क्लिनिकल ट्रायल में हम उसको पता कर लेंगे। उसके बाद आता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। कहने का मतलब क्या है कि जब ड्रग हमारे मार्केट के अंदर आ जाती है देन हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस एक्टिवेट करते हैं। तो इसका मेन एम क्या होता है कि जो ड्रग है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में डिटेक्ट किया जा सके, मार्केट में आ गई तो डिटेक्ट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग रिलेटेड रिस्क फ्रॉम द हेल्थ केयर बॉडीज। कहने का मतलब क्या है? जब कोई भी ड्रग मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, उसका पेशेंट यूज करने लगेगा, देन जो हमारी हेल्थ केयर बॉडी है उसको डिटेक्ट करेगी क्या उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, थेरापोटिक इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ड्रग एब्यूज हो रहा है,
क्या इफेक्ट दे रहा है, इसको वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे एंड उसको कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और देन उसको एक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक, अब इसमें जो मेथड होते हैं स्पॉन्टेनियस मेथड होते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस मेथड को मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ क्या होता है। सिंपल सा, जो फिजिशियन होंगे, जो नर्स होंगे, जैसे आप एक पेशेंट है, पेशेंट गया कहाँ पे भर्ती हो गया, कहाँ पे एडमिट हो गया, कहाँ पे, सिंपल सा एक हॉस्पिटल के अंदर, देन उसको हम पर डे वो मेडिकेशन देंगे और उसी वक्त उसको चेक करेंगे कि इसके ऊपर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली उस पेशेंट को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एडीआर रिपोर्टिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग ऑफ द एडीआर इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ द इंश्योरिंग पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस ऑफ द ड्रग, वही जो हॉस्पिटल में इन विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक एज फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स etc पार्टिसिपेट एंड रिपोर्ट एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट, और जो कोई भी अनडिजायर्ड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसको वो तुरंत रिपोर्ट करेंगे। स्पॉन्टेनियस एडीआर रिपोर्टिंग प्रोग्राम में येलो कार्ड स्कीम चलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, तो जस्टिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एक्सपोर्ट एंड इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंस। कहने का मतलब क्या है, ये किस रिलेशनशिप को, कि आप किसी पेशेंट के अंदर ड्रग का एक्सपोज कर रहे हैं और साथ ही में इट्स जो उसका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है उनके जो बीच के जो रिलेशनशिप है उसको ये जस्टिफाई करते हैं। इसमें दो स्टडी होती है, एक होती है केस कंट्रोल स्टडी, एक होती है कोहार्ट स्टडी। ठीक है, कोहार्ट स्टडी में क्या करते हैं कि हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं दो को, एक कंट्रोल पॉपुलेशन को, एक टेस्ट पॉपुलेशन। जो टेस्ट पॉपुलेशन होगा वो डिजीज होगी, उनको ऑलरेडी पहले से डिजीज हुई रही होगी, लेकिन जो कंट्रोल पॉपुलेशन होगा उनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज नहीं होगी। ठीक है, देन हम टेस्ट पॉपुलेशन में देखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन में उनको हम रखेंगे। दूसरा क्या है, केस कंट्रोल स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी आर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी व्हिच कंफर्मिंग ड्रग रिलेटेड एडीआर, मतलब जो ड्रग रिलेटेड एडीआर है उसको ये कंफर्म करेंगे। इन दिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द रेफरेंस ग्रुप एंड द डिजीज ग्रुप आर ऑब्जेक्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। सेम एज कोहार्ट स्टडी है, बस यहाँ पे लंबे समय तक के लिए इसको, मतलब 10 साल 20 साल तक के लिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अब पूछ रहा है रिपोर्टिंग ऑफ द, आप कैसे एडीआर को रिपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म होता है एडीआर को रिपोर्ट करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको देख रहे बनाया हुआ है, बस मैंने लाइनिंग करना भूल गया हूं, तो मैं जब आपको नोट्स अपलोड करूंगा तो यहाँ पे लाइनें भी कर दूंगा। अब आपको सिंपल से समझना है कि किसी भी सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म में क्या क्या चीजें जरूरी है जो होनी चाहिए। तो पहला क्या है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले चीज आती है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब पेशेंट इनिशियल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एज, उसका जेंडर, मेल है फीमेल है या अदर है, उसका बॉडी वेट इन केजी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन मतलब किस टाइप का रिएक्शन आपको देखने को मिला। इवेंट रिएक्शन स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट हुआ कब स्टॉप हुआ, ऑनसेट ऑफ द लैग टाइम क्या था, मतलब कितने लंबे समय तक या कितने समय तक चला, एंड डिस्क्राइब रिएक्शन, और क्या रिएक्शन आपको देखने को मिला, सीजर देखने को मिला या स्टूपिंग देखने को मिली, ईटीसी आपको क्या देखने को मिला। उसके बाद सी क्या है, सस्पेक्टेड मेडिकेशन, जो ड्रग आपने यूज की थी, जो इसको एडमिनिस्ट्रेट किए थे, उसका आपका ब्रांड नेम, उसका जेनरिक नेम, उसका बैच नंबर, उसका एफजी डेट, उसका एक्सपायरी डेट, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसकी डोजेस, जो कुछ भी है उसको आपको इसके अंतर्गत रखना है। एंड एक्शन टेकन, और एक बार एडवर्स इफेक्ट अगर हमको हो गया या किसी पेशेंट को हो गया, उसके बाद हमने कौन कौन से ऐसे एक्शन लिए, ड्रग विड्रॉ किया या ड्रग को रिड्यूस किया या ड्रग को इंक्रीज किया या कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद रिएक्शन रीअपियर्ड आफ्टर रीइंट्रोडक्शन, क्या ड्रग को रीइंट्रोडक्शन कराने के बाद आपको फिर से रिएक्शन देखने को मिला या नहीं, अगर हाँ तो यस, ना तो नो, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो अननोन। ठीक है, उसके बाद कॉन्कोमिनेटेड यूज अदर ड्रग मेडिसिनल प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है कि आप जो मेडिकेशन डॉक्टर दे रहा है उसके साथ में कोई अदर ड्रग का तो यूज नहीं कर रहे, कोई हर्बल ड्रग या देसी या होम्योपैथिक ड्रग का तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्कोमिनेटेड यूज ऑफ द अदर मेडिसिनल प्रोडक्ट में इसको आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। देन उसी फॉर्म में रिलेवेंट टेस्ट होंगे, लेबोरेटरी टेस्ट डाटा जो भी होगा आपको वहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। एनी मेडिकल हिस्ट्री, कहने का मतलब क्या है, जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, एलर्जी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, हिपैटिक, रेनल इम्पेयरमेंट etc आपको उस पेशेंट में मेंशन करना होगा। सीरियसनेस ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन आपको देखने को मिली एडवर्स एक्शन वो सीरियस था या नहीं, हाँ इफ अगर नहीं तो टिक करेंगे, अगर हाँ तो किस टाइप का डेथ हो गई या रिकवर हो गया या लाइफ थ्रेटनिंग थी या हॉस्पिटल में ही उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या डिजेबिलिटी उसको हुई या उसका कोई अंग काम करना बंद कर दिया। अब इसके आउटकम्स क्या क्या है, वो रिकवर हुआ या रिकवरिंग पे है या नहीं रिकवर हुआ या फेटल हो गया, अननोन है। ठीक है, क्या इसके आउटकम हो गए। उसके बाद रिपोर्टर डिटेल, मतलब नेम एंड प्रोफेशनल, जो भी उसका एड्रेस है वो, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ईमेल आईडी, डेट ऑफ द रिपोर्ट, मतलब किस डेट को उसने रिपोर्ट की,
एंड साइन एंड नेम ऑफ द रिसीवर, और जो रिसीवर होगा उसका साइन एंड नेम, ठीक है। उसके बाद कॉजुअलिटी असेसमेंट, जिसमें यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द कॉजुअल रिलेशनशिप ऑफ द केस रिपोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो एडवर्स इफेक्ट आपको बॉडी के ऊपर हुआ वो क्यों हुआ, इसके बारे में क्वेश्चनरीज बनेगी। इसका मतलब क्या, इसमें क्या क्या पूछते हैं कि आपको ये मतलब एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला कि नहीं मिला, कितने समय के बाद ये ठीक हुआ, अगर आपने ड्रग को फिर से इंट्रोड्यूस कराया तो फिर से आपको देखने को नहीं मिला, डोज कम करने पर आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला, डोज ज़्यादा करने पर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिला, डोज को इक्वल अमाउंट में देने पर आपको क्या मिला, ठीक है। ईटीसी क्वेश्चनरीज बनते हैं किसमें, कॉजुअलिटी असेसमेंट में, ठीक है। उसके हिसाब से हम उसकी कैजुअलिटी की असेसमेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें नैरेंजो एलोगरिथम होता है जो कि प्रोबेबिलिटी स्केल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द एडीआर। उसके बाद वारफोर्ड हिली गाइडलाइन हो गया जो कि डायरेक्ट मैकेनिकल एंड पैरेलल होते हैं। WHO UMC मतलब उपशाला मॉनिटरिंग सेंटर हो गया। कॉजुअलिटी असेसमेंट सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सर्टन, लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली, अनक्लासिफाइड एंड अनएसेसेबल जो सिस्टम होते हैं वहां पर हमको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्कस इन डिटेल बेसिक स्पेशलाइज्ड ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन फार्माकोविजिलेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको डिफरेंट टाइप को मिलेगा। आपने पिछले साल जो प्रीवियस ईयर सेमेस्टर था वहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आपने इसको देखा था, लेकिन इसका जो मेन नेम है फार्माकोविजिलेंस में बिल्कुल अलग है। तो इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि जिसको तरीके से आप फार्माकोविजिलेंस में इसको एलिब्रेट आउट कर सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रग क्या, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो ड्रग क्या है, तो ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज। सिंपल सा बात हो गया, आप ये ड्रग क्या है ये समझ रही है। उसके बाद ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवर्स रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक इफेक्ट collected from the various resources such as a primary library or online database used either practitioner, pharmacist, nurse and other healthcare professional for the patient safety and treatment efficacy। अब पूरे का मतलब समझिए कि किसी भी ड्रग का मतलब एक ड्रग है, उस ड्रग की जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो, चाहे एब्यूज रिएक्शन हो, चाहे वो ड्रग इंटरेक्शन हो, चाहे फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोडायनामिक फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो हो, थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, ETC, उन सब को कलेक्ट करना, कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज। किस कौन कौन से, चाहे वो प्राइमरी लाइब्रेरी से हो या ऑनलाइन डाटाबेस से हो या पर्सनल ऑब्जर्वेशन के द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक रिपोर्ट बनाना, और उस रिपोर्ट का यूज करना किसके द्वारा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब फिजिशियन के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, नर्स के द्वारा या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी हैं जो कि ट्रीटमेंट में भाग ले रहे हैं उनके द्वारा उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके पेशेंट को सेफ रखना और एफिकेशियस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना ही मेन एम है किसका, ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये आपको समझ में कि ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, टर्शियरी सोर्स हो गया एंड अदर्स हो गए। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आता है ये बात समझ लेते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, रिसर्चर के द्वारा एंड मैन्युफैक्चरर के द्वारा। कहने का मतलब क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, आप जानते हैं कि रिसर्च करते हैं तो रिसर्च क्या होती है कि आप स्पेसिफिक काम करते हैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, उससे पहले उस पर कोई काम नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्राइमरी सोर्स माना गया है। और जो मैन्युफैक्चरर्स इन्फॉर्मेशन है कि कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, ये भी आपकी क्या है, प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद पेटेंट कंटेनिंग ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, जो पेटेंट आर्टिकल पेपर होते हैं, पेटेंट रिसर्च पेपर होते हैं जो कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कंटेंट के होते हैं, उससे वो भी आपकी प्राइमरी रिसोर्स है या प्राइमरी सोर्स है ड्रग इन्फॉर्मेशन के। साइंटिफिक डाटा, साइंटिफिक जर्नल, ETC क्या है, आपके प्राइमरी सोर्स है किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। एडवांटेज क्या है प्राइमरी सोर्स के, कंटेन लेटेस्ट एविडेंस, मतलब कहने के क्योंकि इसमें साइंटिस्ट भाग लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट एविडेंस देखने को मिलता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू ड्रग कैन, कहने का मतलब क्या, जो नई ड्रग आई है मार्केट के अंदर उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कैन इंडिविजुअली एक्सेस वैलिडिटी ऑफ द स्टडीज एंड जर्नल आर्टिकल डिलीवर द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द ड्रग, कहने का मतलब जो जर्नल आर्टिकल है वो लेटेस्ट अपडेट होगा जो ड्रग के ऊपर, वो आपको प्रोवाइड करेगा, वैसी इन्फॉर्मेशन आपको ये देगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या है, जैसे डज नॉट लीड टू इंडिविजुअल टू बेस्ट डिसीजन ड्यू टू लिमिटेड स्कोप, क्योंकि इसका स्कोप कम है, क्योंकि किसी एक बंदे के किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन उतना अच्छा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर हम देख करके सबके ऊपर ये इफेक्ट करेगा, मतलब कहने का जैसे कोई डिसएडवांटेज मेरे ऊपर आ रहा है तो हो सकता है कि जेनेटिकली हो, तो मेरा इंडिविजुअल केस स्टडी करके या उसके इन्फॉर्मेशन लेकर आप पूरे जो ऑल ओवर में जो पीपल्स हैं या इंडिया के जो पीपल्स हैं उनका डाटा
डाटा आप मैच नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि उनको ये एडीआर देखने को मिलेगा, ठीक है। डाटा कैन बी पुअर और कॉन्ट्रावर्साइल, मतलब जो डाटा होगा वो पुअर होगा, कॉन्ट्रावर्साइल भी होगा, मतलब कई सारी चीज़ें उसको वो देखने को, छोटी छोटी गलतियाँ देखने को मिलेगी। एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट की जो लैंग्वेज होगी वो पेशेंट नहीं समझ पाएगा, केवल फिजिशियन फार्मासिस्ट ही समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकेंडरी रिसोर्सेस है या सेकेंडरी सोर्स है। तो इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी आर्टिकल रिसर्च पेपर आप देखते हैं तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट होता है ऊपर जो लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, व्हिच कंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन राइजिंग इन प्राइमरी रीजन, ठीक है। अदर सेकेंडरी रिसोर्सेज फ्रॉम द व्हिच इन्फॉर्मेशन कैन बी इन्वेंटेड एंड फॉर्मुलरीज फार्माकोपिया टेक्स्ट बुक ETC क्या आपका सेकेंडरी रिसोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ऑफ जैसे इंडेक्स हो गया, मेडिकस हो गया, मेडलाइन हो गया, पबमेड हो गया, बायोसिस हो गया, टॉक्सलाइन, ये सब जनरल है। इस जनरल के अगर आप एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं तो उसको आप सेकेंडरी रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप के जो भी आर्टिकल रिसर्च पेपर होते हैं उससे लेकर के मटेरियल देन आप अपना एक आर्टिकल बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो इससे आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ एक्चुअल में क्या है, ठीक है, छोटे में एट अ हाई ग्रेनुलरिटी बाय द प्रोड्यूसर। डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपर्टीज रिक्वायर, मतलब इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पेशेंट एंड रिकवर डिफरेंस बाय द सोर्स शुड बी फिल्टर फॉर द क्वालिटी, मतलब कहने का क्या है, इसमें जो रेफरेंस का यूज होता है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट टर्जरी सोर्स, टर्जरी सोर्स आर द सोर्सेज दैट एब्रीविएटेड एंड समराइज डाटा फ्रॉम द प्राइमरी लिटरेचर, मतलब जो प्राइमरी लिटरेचर है उसका एक समराइज डाटा होगा, ठीक है, जैसे डायरेक्टरीज हो गया, इंसाइक्लोपीडियाज हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया गाइडेंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जैसे माइक्रोमेडिक्स हो गया, लेक्सी कैंप हो गया, ये सब जनरल है, ठीक है, ये हमारे ट्रेजरी रिसोर्सेस में आते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस इसका क्या है, प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन, मतलब इसलिए हमको कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी एक आर्टिकल पेपर या किसी एक रिसर्च पेपर या जनरल पेपर का यूज नहीं होता है। यहाँ पर हम कई सारे जनरल पेपर को उठाते हैं, उनसे मटेरियल लेते हैं, देन एक नया आर्टिकल लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस रिसोर्स इज गुड फॉर बैकग्राउंड क्वेश्चन, मतलब बैकग्राउंड क्वेश्चन के लिए काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। एंड स्कोप इज वाइड, और जो इसका स्कोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जनरली नॉट रिलेवेंट फॉर एटलीस्ट 2 years ऑफ द पब्लिकेशन। कहने का मतलब सिंपल सा मतलब, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिसर्च पेपर बनाएगा, पेटेंट बनाएगा, तो वो 2 साल तक आप उसकी इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ द ऑथर्स, मतलब अगर ऑथराइज जो आपका ऑथर्स है, जो प्राइमरी डाटा है, अगर जो उसका ऑथर है अगर आपको ऑथराइज नहीं कर रहा है तो आप उसका डाटा यूज नहीं कर सकेंगे, आपके ऊपर क्लेम कॉपीराइट प्लेगरिज्म आ जाएगा, देन आपके उसके प्रति दंड के भागीदारी होंगे, ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, बेसिक एंड स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज। अब स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, जैसे इंडिविजुअल रिपोर्टिंग हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग हो गया, इंडिविजुअल की सेफ्टी रिपोर्ट हो गया, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग हो गया, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग हो गया। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। इंडिविजुअल रिपोर्टिंग में जैसे डॉक्टर आर मेजर सोर्स ऑफ द रिपोर्ट। क्यों, क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है, जो फिजिशियन होता है, वो एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन डायग्नोस करता है, एक पेशेंट को, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल रिपोर्टिंग होगी उसमें जो मेजर सोर्स कौन होंगे, डॉक्टर होंगे, ठीक है, जो फिजिशियन होते हैं। द डॉक्टर हु मेनली प्रैक्टिस आउटसाइड द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल से बाहर प्रैक्टिस करते हैं। प्रोवाइड थेरेपी टू द पेशेंट फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, वो क्या करते हैं, जो पेशेंट को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए जो भी थेरेपी होगी, जो भी डिजीज होगा, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि उस ड्रग का क्या इफेक्ट है, देन उसको जो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी, एडवर्स इफेक्ट या थेरापेटिक इफेक्ट, क्या इफेक्ट है, क्या नहीं इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें वो अपना एक इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी तो उसको एक डाटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिशनर सबमिटिंग द रिपोर्ट बाय द डिटरमिनेंट, कहने का मतलब क्या है, डिटरमाइनिंग द प्रीवियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटिंग इट टू द रिएक्शन। कहने का मतलब क्या, जो प्रैक्टिशनर होगा वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर देगा, कैसे, जो प्रीवियस ड्रग उसने एडमिनिस्ट्रेट कराई थी पेशेंट को, उसकी जितने भी इन्फॉर्मेशन मिली, जितने भी रिएक्शन देखने को मिले, उन सबका एक डाटाबेस बनाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, देन उसको वो सबमिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग। कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग मतलब कंपैरिजन करवाते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव सिंपल सा मतलब समझिए। तो इट इज कैरिड आउट नॉर्मली इन अ हॉस्पिटल, जिसमें सेटिंग एंड इट्स इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, ये हॉस्पिटल के अंदर मतलब जो सेटिंग होती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई इन पेशेंट हो गया तो उसके ऊपर ड्रग दे रहे हैं, तो उसके पूरी बॉडी के अंदर मशीन लगी हुई है कि क्या रिएक्शन देखने, बीपी हाई, बीपी लो, ईसीजी वहाँ पर सबको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होती है,
कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, उसको कौन सी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं प्रॉपर होना चाहिए, एंड पेशेंट रिएक्शन क्या दे रहा है उसके विषय में हमको पूरा का पूरा यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, टू इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड इज कंप्लीट, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये इंश्योर कर लेना कि जो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही है वो कंप्लीट है। स्पेशलाइज्ड मेथड कैन बी यूज, उसको यूज मतलब उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड मेथड का यूज किया गया है। केस रिपोर्ट और समरी डाटा कैन बी फॉरवर्ड वाया द टू द नेशनल सेंटर, और जो भी आपको रिपोर्ट मिलेगी, जो केस रिपोर्ट मतलब कंपेरिजन रिपोर्ट जो मिलेगी, जो समरी डाटा होगा उसको आपको नेशनल सेंटर को फॉरवर्ड कर देना है। बाद नेक्स्ट रिसोर्स क्या है, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करके हम उसका रिसोर्स, इन पॉपुलेशन मॉनिटरिंग दे रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिक पेशेंट और इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटेन। कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन मॉनिटरिंग सिंपल सा पॉपुलेशन के ऊपर, जो भी पॉपुलेशन जो भी जनसंख्या उसके ऊपर जो ड्रग का यूज होगा, जो एक्शन होगा, उसको इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सच मॉनिटरिंग कैन बी इफेक्टिव इन केस ऑफ ए लार्ज स्टेबल पॉपुलेशन सर्वे। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन है, तो इंसुलिन को हमने सिंपल सा समझ रहे हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए दिया जा रहा है। अब अगर हम उसको देखेंगे कि कौन कितने पेशेंट कहाँ कहाँ पर है, अगर जब उसके बाद हम ये देख लेंगे तब ये देखेंगे कि कौन कौन इंसुलिन का यूज करा है, तो हम एक सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद फिर इस नतीजे पर पहुँचेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि उनको ये इफेक्ट देखने को मिला, इनको ये इफेक्ट देखने को, तो पॉपुलेशन के ऊपर उस पार्टिकुलर ड्रग का या किसी भी ड्रग का क्या एक्शन है, क्या थेरापेटिक इफेक्ट है, इसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज अंडर द पॉपुलेशन मॉनिटरिंग के अंतर्गत में आता है। द रिजल्ट ऑफ सच सर्च शुड बी रिपोर्टेड टू द नेशनल सेंटर, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी सर्च आपको रिजल्ट होगा वो आपको नेशनल सेंटर को रिपोर्ट करनी होगी। फोर्थ वन क्या है, इंडिविजुअल केस रिपोर्ट सेफ्टी रिपोर्ट, ICSR इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इट इज अ रिपोर्ट व्हिच इंक्लूड इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वन और मोर मेडिसिनल प्रोडक्ट। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट चाहे वो 1 हो या 2 हो, उसको किसी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कराया गया, उसके बाद उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिला, इसकी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्टिंग करना इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, जिसको ICSR बोलते हैं। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट ऑफर्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अलाउड टू इंडिविजुअल केस एट अ डिफाइंड पॉइंट ऑफ द टाइम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। जैसे कि मैंने आपको स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या है, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ द केस रिपोर्ट ऑफ द, मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं, मतलब एक डिजीज ग्रुप एक अनडिजीज ग्रुप को ऑफ द एडवर्स ड्रग इवेंट कैन बी वॉलंटराइज सबमिटेड थ्रू द हेल्थी पर्सनल या प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज वेल एज कंज्यूमर टू द नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। सिंपल सा क्या है, ऑनसेट हम उसके स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब ऑनसेट एक्शन देखेंगे, देन उसको नेशनल सेंटर को हम रिपोर्ट कर देंगे। सच रिपोर्टिंग कैन आल्सो बी स्टार्टेड एज अ इंटेंसिफाइड स्पॉन्टेनियस एंड आइडली प्रोस्पेक्टिव रिपोर्टिंग। देखिए, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सोर्स देख लिया। अदर सोर्स में जैसे टेलीविजन अखबार हो गया, ये हो गए। उसके बाद स्पेशलाइज्ड फोर्स में हमने क्या क्या देख लिया, सिंपल सा इंडिविजुअल रिपोर्ट हो गया, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग हो गई, उसके बाद पॉपुलेशन मॉनिटरिंग हो गई, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट हो गया, एंड स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग हो गई। ठीक है, इस सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी इलोबरेट करेंगे तो आसानी से आपको 10 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल ऑफ कोहार्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मेड-DRA एंड स्टैंडर्ड मेड-DRA क्वेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको केस कंट्रोल एंड केस कोहार्ट के ऊपर डिटेलिंग करनी है और साथ में मेड-DRA का एप्लीकेशन भी बताना है। तो सबसे पहले आता है कोहार्ट स्टडी क्या होती है। तो कोहार्ट स्टडी इज अ कंपेरेटिव रिसर्च। कहने का मतलब क्या है, पर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं किसी 2 ग्रुप के अंदर, मतलब कहने का 2 ग्रुप लेते हैं। जैसे आप कोई एनालिसिस करते हैं, अपना प्रैक्टिकल क्या होगा फार्माकोलॉजी का, तो वहाँ पर एक टेस्ट ग्रुप लेते हैं कि स्टैंडर्ड ग्रुप लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ग्रुप को डिजीज कॉज कराते हैं और स्टैंडर्ड ग्रुप जो रेफरेंस ग्रुप होता है उनको कोई डिजीज कॉज नहीं कराते, इसलिए इसमें कंपेरेटिव, उसी को बोलते हैं कंपेरेटिव रिसर्च। तो जो कोहार्ट स्टडी है वो एक कंपेरेटिव रिसर्च है, स्टडी दैट कंपेयर अ पार्टिकुलर आउटकम इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो क्या करता है, एक पार्टिकुलर आउटकम को क्या करता है, कंपेयर करता है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल हु आर अलाइक इन मेनी वेज, जो कि एक सेम तरह का कई सारे हो सकते हैं, एंड डिफर बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफर करेगी। देखिए, अगर आपसे कोहार्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी पूछी जाती है तो ये जो डायग्राम है ये आप जरूर बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि स्पोर्ट करते हैं रिस्क फैक्टर को, मतलब जिसको डिजीज है उसको ड्रग एक्सपोज करते हैं और जिसको डिजीज नहीं है उसको एक्सपोज करते हैं, और लंबे कुछ समय के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो देखते हैं कि जो जिसको रिस्क फैक्टर था कि उनको डिजीज हो सकती है, उनको डिजीज तो
प्रेजेंट हुई, लेकिन उस ड्रग के कारण कुछ लोग उससे ठीक भी हुए, मतलब डिजीज एब्सेंट भी हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका रिस्क फैक्टर में नहीं थे कि उनको डिजीज नहीं हो सकती है, उनको भी कुछ समय के बाद देखा गया कि ड्रग एक्सपोज करने के बाद वो डिजीज प्रेजेंट हो गई और डिजीज एब्सेंट भी हो गई। तो इन दोनों में कंपेयर कराएंगे कि डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट जो एक्सपोजर करने पर और नॉट एक्सपोजर करने पर डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट कितना देखने को मिला, इनका रेशियो क्या है, इनके कंपेरिजन करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में समझते हैं। टू प्रोवाइड इंसिडेंस रेट फॉर द एडवर्स इवेंट एज अ मेजर ऑफ द रिस्क। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, जो एडवर्स इवेंट होता है उसका जो इंसिडेंस रेट है, ठीक है, उसको मेजर आउट करना एंड प्रोवाइड करना उसके ऊपर डाटा। टू कैरेक्टराइज द नॉन एडवर्स रिएक्शन, मतलब जो एडवर्स रिएक्शन है वो नॉन है, उसको कैरेक्टराइज आउट करना कि किस प्रकार का है, किस प्रकार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिली, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले, कि एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिला, कि टॉलरेंस देखने को मिला, कि ड्रग विड्रॉल इफेक्ट देखने को मिला, किस प्रकार का इफेक्ट आपको देखने को मिला, ये कोहॉर्ट स्टडी कैरेक्टराइज करती है, ठीक है। एंड टू आइडेंटिफाई द सिग्नल ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, कुछ सिग्नल उसको मिलेंगे कि कुछ मतलब वो हमको पता नहीं कि हाँ ये एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, अनरिकॉग्नाइज्ड रिएक्शन, लेकिन उससे कुछ सिग्नल्स हमें मिलेगा, तो उसको भी कोहॉर्ट स्टडी आइडेंटिफाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी चलती है और अंडर ऑब्जर्वेशन बाय द फिजिशियन और बाय द रिसर्चर। एंड टू डिटेक्ट इंट्रैक्शन विथ अदर मेडिसिन। कहने का मतलब क्या है कि अदर मेडिसिन से जो भी उस ड्रग का डिटेक्शन है, वो डिटेक्ट इंट्रैक्शन है वो डिटेक्ट करेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन फूड एंड कॉन्क्यूमिनेट डिजीज। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई कॉन्क्यूमिनेट डिजीज है, कोई अदर डिजीज है, या कोई हम अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, या खाना के साथ में उसका यूज कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं उसके बाद यूज कर रहे हैं, देन जो भी उसका इंट्रैक्शन है उसको डिटेक्ट करना अंडर द कोहॉर्ट स्टडी का ये काम है। एंड टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, और जो रिस्क फैक्टर होगा उसको आइडेंटिफाई करना। टू इवैल्यूएट द सेफ्टी इन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में उस ड्रग की सेफ्टी को इवैल्यूएट करना। अब टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी 3 टाइप की होती है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड एमबी डायरेक्शनल कोहॉर्ट स्टडी, या मिक्स्ड प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी इसको बोलते हैं। तो जो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी होती है, ये कॉमन स्टडी ऑफ द कोहॉर्ट स्टडी होता है, इज टू स्टार्ट विथ अ रेफरेंस ग्रुप एंड द टेस्ट ग्रुप। मतलब इसको रेफरेंस ग्रुप और मतलब 2 ग्रुप होंगे, एक होगा कौन, रेफरेंस ग्रुप जिसको कोई डिजीज नहीं होगा, और एक होगा टेस्ट ग्रुप जिसके ऊपर डिजीज होगा, ठीक है ना। इन दोनों को लेकर के करते हैं। बोथ ग्रुप फ्री फ्रॉम कंडीशन अंडर द कंसिडरेशन। कहने का मतलब क्या है, जो बोथ ग्रुप है, मतलब जो दोनों ग्रुप है, उनको किसी प्रकार की कोई भी कंसिडरेशन, मतलब उनको किसी प्रकार की कोई भी बंधन, कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाएगी, ठीक है। एंड बोथ ग्रुप आर देन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक पीरियड टू फाइंड आउट द रिस्क। कहने का मतलब क्या है, जो दोनों ग्रुप होंगे ड्रग एक्सपोज करने के बाद उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कुछ लंबे समय के लिए, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। एंड ईच ग्रुप हैज ऑफ द डेवलपिंग एंड द कंडीशन ऑफ द इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक ग्रुप में किस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, डेवलप हो रही है, इसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। सेकंड क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, इज वन इन व्हिच द आउटकम हैव ऑल अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही वो जितने भी एडवर्स इफेक्ट हो गए, जो भी इवेंट आना होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और जबकि रेट्रोस्पेक्टिव में क्या था कि ड्रग देने के बाद हमको पता चल रहा था, और यहाँ पर हमको क्या है, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही पता चल जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर गो बैक टू द पास्ट टू सेलेक्ट द स्टडी ग्रुप। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पास्ट में जो कोई पेशेंट होगा उसके पास्ट में जाएगा, देन उसको सेलेक्ट करेगा, देन उसकी जो भी हिस्ट्री होगी उसको स्टूडेट करेगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। जो भी पुराने रिकॉर्ड होंगे, पास्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया, मेडिकल या अदर रिकॉर्ड होंगे, उससे स्टडी करेगा, ठीक है। एंड ट्रेस द फॉरवर्ड थ्रू टाइम फ्रॉम द पास्ट डेट पे। उसके बाद उसको फिर फर्दर कोई मेडिकेशन देगा, उसके ऊपर काम करेगा, देन उसकी फिर से रिपोर्टिंग करेगा, देन दोनों को कंपेयर करेगा रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। मतलब कहने का क्या है, पेशेंट के पिछले रिकॉर्ड से और पेशेंट के आने वाले रिकॉर्ड के दोनों के बीच की जो कंपेरेटिव स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वन क्या है, मिक्स्ड टाइप या एम्बी डायरेक्शनल कोहॉर्ट स्टडी। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कंबाइन, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। इन दिस कोहॉर्ट इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड एंड एक्सेस ऑफ द डेट ऑफ द आउटकम। मतलब पास्ट रिकॉर्ड से उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो आउटकम होने वाला उसकी डेट को भी यहाँ पर हम एक्सेस कंफर्म करेंगे। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो पहला क्या है, सिलेक्शन करेंगे किसका, स्टडी पॉपुलेशन को, कि किसके ऊपर हमको ड्रग का इफेक्ट देखना है। ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, उसके बाद ड्रग को जब एक्सपोज करेंगे देन उसका डाटा हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप, उसके बाद जो रेफरेंस ग्रुप होगा उसको हम कंपेयर करेंगे या सिलेक्शन करेंगे, देन अपने एनालिसिस को फॉलो अप करेंगे आगे की ओर।
Case control study, it is a retrospective study in which patients with particular disease are compared with non-disease group but are spotted the respective of the disease। कहने का मतलब क्या है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है जहां पर हम पेशेंट जो पार्टिकुलर डिजीज से ग्रसित होगा उसको कंपेयर करेंगे ऐसे ग्रुप से जो कि उस डिजीज से ग्रसित नहीं होगा लेकिन वो उसके रिस्क फैक्टर होंगे। जैसे किसी को कैंसर नहीं है और किसी को कैंसर है, ठीक है, मतलब एक पेशेंट है जिसको कैंसर है और दूसरा जो पेशेंट है उसको कैंसर होने के चांस है, तो वो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम अपनी ड्रग की स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, स्टडी पॉपुलेशन में स्टडी पार्टिसिपेंट होंगे और एक नॉन पार्टिसिपेंट होंगे। जिसमें केज ग्रुप होगा एक्सपोज ड्रग करो करेंगे, इसको अनएक्सपोज ड्रग में रहेंगे, ठीक है, मतलब डिजीज एक्सपोज कर गई कैंसर हो गया और दूसरे में अगर कैंसर था तो कैंसर सही हो गया। वही कंट्रोल ग्रुप में हमने रिस्क फैक्टर जो था मतलब उसको हो सकता है ड्रग दी तो एक्सपोज मतलब उनको कैंसर हो गया और अनएक्सपोज मतलब उनको कैंसर नहीं भी हुआ। तो इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, देन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे, कितना रेशियो होगा, कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। This type of the study is not only useful to investigate the relevance between the drug exposure और outcome। कहने का मतलब क्या है, जो ये इस टाइप की जो स्टडी होती है ये केवल ड्रग के एक्सपोजर और आउटकम को ही नहीं डिटेक्ट करती, इन्वेस्टिगेट करती है, बट आल्सो टू रिकॉग्नाइज द रिस्क फैक्टर फॉर द एडवर्स इवेंट। और ये भी बताती है कि जो रिस्क फैक्टर है उसके ऊपर क्या एडवर्स इवेंट हो सकता है इस ड्रग का, ये भी हमको बताती है क्या, केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। रिस्क फैक्टर इंक्लूड हिपैटिक एंड रेनल डिसफंक्शन, मतलब जो रेनल डिसफंक्शन और हेपेटिक होंगे वो पेशेंट होगा वो यहाँ पे रिस्क फैक्टर इंक्लूड किया जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप कंडक्टिंग ऑन केस कंट्रोल स्टडी, मतलब कौन कौन सा स्टेप ऐसे हैं जिसको केस कंट्रोल स्टडी में मतलब लिया जाता है, इसको आप कोहार्ट स्टडी में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ द केस, मतलब से केसेस का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई सुटेबल ग्रुप ऑफ द केस, जिसको वो बीमारी हुई होगी, ठीक है, जो नहीं भी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल, जिसको होने वाले रिस्क फैक्टर होंगे, तो आइडेंटिफाई सुटेबल ग्रुप ऑफ द कंट्रोल। देन मॉनिटरिंग, मतलब आप दोनों को कर लिया आपने, केस को भी, केस ग्रुप है जो रेफरेंस ग्रुप है, दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मॉनिटर करेंगे। तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग टूवर्ड द केस एंड कंट्रोल इन अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एज का डिफरेंट देखा के, सेक्स डिफ्रेंशिएट करके, बॉडी वेट डिफ्रेंशिएट करके एंड सोशियो इकोनॉमिक ईटीसी को डिफ्रेंशिएट करके उसको मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टार्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर। कहने का मतलब क्या है, कोई ड्रग उसको एक्सपोज की गई, मतलब उसको दिया गया तो उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, उसका स्टार्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस कितने लंबे समय तक चला। एनालिसिस ऑफ द डाटा, उसके बाद जो भी डाटा मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द केस कंट्रोल स्टडी डिपेंड ऑन देयर डिजाइन, उसके डिजाइन का। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, उसके बाद हम अपना जो फाइंड आउट करेंगे जो एक्सपोजर रेट है उसको इंटरप्रेट आउट, रिजल्ट आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया था मेड डीआरए, तो मेड डीआरए क्या है, मेडिकल डिक्शनरी फॉर द रेगुलेटरी एक्टिविटीज है, इज अ क्लिनिकल वैलिडेटेड इंटरनेशनल मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी। ये क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी जो कि इंटरनेशनली वैलिडेटेड है, यूज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द रेगुलेटरी प्रोसेस फ्रॉम द प्री मार्केटिंग टू द पोस्ट मार्केटिंग। कहने का मतलब क्या है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जो हमारी बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसका यूज करके जो ड्रग हमारी वो प्री मार्केटिंग से पोस्ट मार्केटिंग की तरफ जाती है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। फॉर सेफ्टी इंट्रोडक्शन, डाटा एंट्री, इवैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब क्या है, किस किस पर ये काम करती है, सिंपल सा कि आपकी जो ड्रग है वो सेफ्टी इंट्रोडक्शन है, मतलब है डाटा एंट्री, मतलब जो भी उसका इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, जितना भी इफेक्ट है उसकी डाटा एंट्री, देन उसका इवैल्यूएशन एंड उसका प्रेजेंटेशन भी उसको मतलब मेड डीआरए के अंतर्गत होता है। एप्लीकेशन ऑफ द मेड डीआरए, ठीक है। तो मेड डीआरए का एप्लीकेशन क्या है, हेल्पफुल फॉर द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट। कहने का मतलब क्या है, मेड डीआरए हेल्पफुल होता है जो प्रेजेंटेशन एक्यूरेट है इंडिविजुअल इवेंट के ऊपर, एंड रिलेटिव इजी मैचिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम आसानी से इजी मैच कर सकते हैं, ठीक है। टू रिपोर्ट एडीआर और एडवर्स इवेंट, टू कैप्चर एंड प्रेजेंट प्रोडक्ट इंडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट एंड पेशेंट हिस्ट्री। मतलब जो मेड डीआरए है वो रिपोर्ट, जो एडीआर की रिपोर्ट है, एडवर्स इवेंट की रिपोर्ट है जो उसने कैप्चर किया हुआ है, एंड प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट का मतलब इंडिकेशन है कि किसके यूज में क्या डोसेज फॉर्म, क्या उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंसी है, इन्वेस्टिगेशनल रीजन एंड पेशेंट हिस्ट्री को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, मेड डीआरए करता है। टू एग्रीगेट रिपोर्टेड टाइम इन द मेडिकली मीनिंगफुल ग्रुपिंग फॉर द रिव्यूइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग सेफ्टी डाटा एटीसी। ये भी क्या है, मेड डीआरए का एप्लीकेशन है। टू एनेबल द कंसिस्टेंट रिट्राइवल ऑफ अ स्पेसिफिक केसेस और मेडिकल कंडीशन फ्रॉम अ डाटाबेस एंड टू आइडेंटिफाई देयर फ्रीक्वेंसी।
सिंपल सा एनेबल करना किसी से डिटेबल का, कि जिससे कि आप जो भी उसका जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है, जो भी उसकी मेडिकल कंडीशंस है, जो भी उसका डाटाबेस है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सके। एंड टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक डेट एक्सचेंज, और जो भी मतलब फैसिलिटेट करता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डेट एक्सचेंज को भी ये फैसिलिटेट करता है, जिससे कि आप पास्ट में भी जा सके पेशेंट हिस्ट्री में, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेडिकल या मेड-DRA में उपलब्ध है। ठीक है, मेड-DRA मतलब मेड का मतलब मेडिकल हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है ना, सॉरी अथॉरिटी नहीं, एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन भी होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं और 7-7 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। ये ऐसा सेक्शन होता है जो कि आपको परसेंटेज बढ़ाता है, और आपके लिए आपको जो यही सेक्शन है जो कॉलेज में टॉप भी करवाता होगा। ठीक है, और यही सेक्शन है जो आपको पास भी करवाता है मेनली। ठीक है, तो जो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, एक्सप्लेन द एस्टेब्लिशिंग फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पे दोनों पूछा गया है, हॉस्पिटल का भी है और थर्ड क्वेश्चन में आपके इंडस्ट्री में भी है। तो दोनों में से एक तो कंफर्म है आना, आप उसको, और नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना देंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है क्या। तो सिंपल सा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जितने भी ड्रग्स हैं उनके जो एडवर्स एक्शन है, जो उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, जो उनका ड्रग अब्यूज है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपको अनवांटेड इफेक्ट मिल रहा है, उसकी डिटेक्शन करना, असेसमेंट करना, उसका कम्युनिकेशन प्रिवेंशन करना, ETC इज कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को एक प्रोग्रामिंग में मतलब करने का जो प्रोसेस होती है उसको फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम प्ले ए वाइटल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेजमेंट करने में, मतलब उसकी सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी के लिए। ठीक है, इट प्ले अ की रोल इन द हेल्थ केयर सिस्टम थ्रू द असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड डिस्कवरी ऑफ द ड्रग डाटा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रग है उसके असेसमेंट करेगा, उसका डिटेक्शन करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, उसकी डिस्कवरी करेगा। तो इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो आप उसका अच्छा यूज समझ पाएंगे। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं। तो ये एक प्ले रोल करता है, की प्ले रोल करता है कहाँ पे, आपके ड्रग सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबलाइजिंग फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन अ हॉस्पिटल। मतलब एक हॉस्पिटल में कैसे आप फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, यही चार्ट है, इसी चार्ट को आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो मैन पावर कौन होगा, जो कि ऑब्जर्व करेगा, जो कि मॉनिटर करेगा। मॉनिटर कौन करता है, फिजिशियन करता है, फार्मासिस्ट करता है, नर्सेस करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज करते हैं, इंडस्ट्रियल। अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में कौन होता है, फिजिशियन होता है, फार्मासिस्ट होती है, नर्स होते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, जब ये मैन पावर में, उसके बाद क्या होगा, वो फार्माकोविजिलेंस सेंटर में स्टेबलाइज होंगे। मतलब फार्माकोविजिलेंस सेंटर होगा, जो वहाँ का एक ऑफिस होगा, वहाँ पे वो रहेंगे। अब इसको जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर होगा उसको फंड प्रोवाइड कराएगा गवर्नमेंट सप्लाई से, फंड एंड गवर्नमेंट सप्लाई इसको प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ में एकोमोडेशन, फैक्स, इंटरनेट, ETC की जो सुविधाएं उसको मतलब फार्माकोविजिलेंस सेंटर को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द केस रिपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कहने का मतलब क्या है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके लिए जो रिपोर्ट फॉर्म है वो फ्री रहेगा, मतलब फ्री अवेलेबल रहेगा, उनको कोई भी पैसा नहीं देना है, बस उनको ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद रिपोर्ट को फिल आउट कर देना है। जब एक बार रिपोर्ट बन गई तो हेल्थ केयर वर्कर फर्निश रिपोर्ट ऑफ द ADR इवेंट। कहने का मतलब क्या है, उसको एक बार रीचेक करेंगे, फर्निश फर्निश करने के बाद डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे, मतलब उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे कि जेनेटिक है या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या एक्सेस विड्रॉल है या एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, ऑगमेंटेड है या बाइजर है या क्रोनिक है या डिलेड है या हाइपर मतलब म्यूटाजेनिसिटी है या टेराटोजेनिसिटी है या कार्सिनोजेनिसिटी है या अनक्लासिफाइड है। ठीक है, वो उनको क्लासीफाई कर देंगे, उनको स्टोरेज के आधार मतलब उनको स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसी सेक्शन में क्या होगा कि ADR रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। अब कौन कौन से डाटा होंगे, एक तो होगा कि जो ADR होगा वो रिपोर्ट बाय पेशेंट किया गया होगा, एंड बाय द फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे फिजिशियन है, मैन पावर है, उनके द्वारा जो भी किया जाएगा। तो डाटा कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने के बाद उनको एक स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन दे देंगे, देन उसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए लेकर जाएंगे।
आगे की क्या प्रोसेस होगी, जो डाटा मिलेगा कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। पूल डाटा सब्जेक्ट माइनिंग एनालिसिस हाइपोथेसिस, उसके बाद जो भी डाटा मिलेगा उस डाटा को हम माइनिंग हाइपोथेसिस क्या है, सिंपल सा कि हम प्री एज्यूम कर लेंगे कि ये हो सकता है कि आए, ठीक है ना। एक प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है आए, उसके ऊपर अपने रिसर्च टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो भी सिग्नल जनरेट होगा उसको उससे रिलेवेंट करेंगे। अगर सिग्नल जनरेट हो रहा है वो उससे रिलेवेंट है, देन डिसमिनेशन, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। कि मतलब इसको इस ड्रग का यूज आपको नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, इसका ये साइड इफेक्ट है, ये आप यूज करेंगे तो अगर आपको ये चीज़ है तो आपको ये ड्रग नहीं लेना चाहिए, रेनल फेलियर है तो ये ड्रग नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर हॉस्पिटल में स्टेबलाइज किया गया। अब इसके स्कोप क्या क्या है हॉस्पिटल के अंदर, टू कम्युनिकेट ड्रग रिलेटेड रिस्क एंड बेनिफिट विद पेशेंट, प्रिस्क्राइबर एंड पब्लिक। सिंपल सी बात है, जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर होगा हॉस्पिटल में वो कम्युनिकेट करेगा किसके बारे में, ड्रग की बेनिफिट के बारे में, उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में। किससे करेगा, पेशेंट से करेगा, प्रिस्क्राइबर से करेगा, एंड जो पब्लिक होगी उससे करेगा, ठीक है। देखिए, पेशेंट और पब्लिक अलग अलग है। पेशेंट कौन है, जो कि बीमार व्यक्ति गया हुआ है, और पब्लिक कौन है, जो ऑल कम्युनिटी आपके सोसाइटी में रहते हैं। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम में बताते नहीं है कि हाँ ये ड्रग आपको नहीं यूज करनी चाहिए, ठीक है, ETC। टू अंडरटेक द एक्टिव सर्विलांस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सपोर्ट सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, एक्टिव सर्विलांस का मतलब क्या है, तत्काल, मतलब उसी वक्त जैसे ड्रग कोई यूज की जा रही है उसी वक्त उसके सर्विलांस पे कर देना कि हाँ इसका ये इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना। टू कम्युनिकेट ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे USFDA हो गया, CDSCO हो गया जो हमारे हैं, ठीक है, उनसे ड्रग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उनसे कम्युनिकेट करेंगे। टू राइट द पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस लेकर आएंगे कि आपको ज़्यादा मतलब प्रिस्क्राइब ड्रग ही यूज करनी चाहिए, आप नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अपने मन से या कोई भी ऐसी ड्रग जो कि शेड्यूल के बाहर है या नॉन शेड्यूल है या जिसको यूज करने से आप पे खतरा बढ़ सकता है, नारकोटिक्स वगैरह, उसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अब नीड मतलब फार्माकोविजिलेंस सेंटर के हॉस्पिटल में आवश्यकता क्या पड़ी, क्या आवश्यक पड़ा, प्रेजेंस ऑफ वेरियस इरेशनल ड्रग एंड देयर कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब क्या, इरेशनल ड्रग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के उस ड्रग का आप यूज करने लगे, मतलब मल्टी ड्रग आप यूज कर रहे हैं तो वो इरेशनल ड्रग में आ गया और उसके कॉम्बिनेशन हो गया। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए केवल आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आप मार्केट में गए तो मार्केट में आप ये तो निमोसलाइड, पैरासीटामॉल भी लेकर आएंगे, एसिक्लोफेन, सेरासियोपेप्टाइड, जीरोडाल एसपी गए ले लिए, भैया बुखार चढ़ा है कोई अच्छी दवा बताओ, तो बोलेगा जीरोडाल एसपी ले लो। तो उसमें क्या है, जीरोडाल एसपी में एसिक्लोफेन है, पैरासीटामॉल, सेरासियोपेप्टाइड है, तो आप तीन कॉम्बिनेशन क्या था, बुखार था, बुखार के लिए केवल आपके लिए पैरासीटामॉल ही काफ़ी था, लेकिन आपको क्या क्या जीरोडाल एसपी के साथ मत दिया, उसमें पैरासीटामॉल भी मिला, आपको एसिक्लोफिनेक भी मिला, आपको सेरासियोपेप्टाइड भी मिला, जबकि आपको दर्द नहीं था, केवल बुखार की वजह से हल्के से शरीर में थकावट थी, आपको कोई सूजन नहीं थी, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं था, फिर भी आपको सेरासियोपेप्टाइड दिया गया। तो ये क्या है, इरेशनल ड्रग है, इसका जो कॉम्बिनेशन है तो उसको उस ड्रग को यूज करने से रोकने के लिए, ठीक है। इनकरेजमेंट ऑफ द एग्रेसिव मॉनिटरिंग, मतलब जो कहने की मॉनिटरिंग होती है ड्रग की पोस्ट मार्केटिंग में, उसके प्रति इंकरेज करना। इरेशनल प्रैक्टिस एंड इलीगल बिजनेस, जो कि इरेशनल, जैसे मैंने आपको कुछ इरेशनल क्या है, ठीक है, और इलीगल बिजनेस जो चलते हैं उनको भी मतलब क्लियर आउट करना। एंड ट्रीटमेंट विदाउट प्रोविजनल डायग्नोसिस, कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको हल्का सा भी बुखार है तो तुरंत जाओ टाइफाइड चेक करो, हल्का सी भी जकड़न हो जाओ तुरंत एक्सरे कराओ। ETC की प्रोसेस मतलब विदाउट वो डायग्नोसिस के आपको नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उनको उसमें कमीशन मिलेगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनको कमीशन मिलेगा। कमीशन कौन नहीं चाह रहा है, सब चाहते हैं। अभी आप ही फार्मासिस्ट हो, अभी आपके अंडर में कोई मेडिकल स्टोर खोल ले तो आप बिना कमीशन के कोई दवा दोगे, नहीं दोगे ना। तो उसी प्रकार से डॉक्टर का भी वो भी कमीशन खाता है, ठीक। लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड पेशेंट डाटा, कहने का मतलब क्या है, जो हॉस्पिटल में जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो पेशेंट डाटा था उसको स्टोर करके नहीं रखते थे, जिसके प्रॉब्लम होती तो उसको भी स्टोर करके रखेगा अगर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम आपके हॉस्पिटल में स्टेबलाइज है तो। उसके बाद हर्डल्स में जैसे लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, ठीक है, मतलब जैसे जिसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, लैक ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, इसकी वजह से फार्माकोविजिलेंस सेंटर स्टेबलाइज किया गया। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सेफ मेडिसिन, रिपोर्टिंग सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग होता है। लैक ऑफ द क्वालिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल, लैक ऑफ फीडबैक। ETC क्या है, कुछ हर्डल्स हैं फार्माकोविजिलेंस जो प्रोग्राम स्टेबलाइज किया गया हॉस्पिटल के अंदर। अब इसकी प्रोसेस क्या क्या है, तो पहले क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है, जो पहली प्रोसेस से क्या है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको उसमें इंप्रूवमेंट लेके आना है। जैसे कॉजल असेसमेंट रिक्वायर्ड करना है कि क्यों एडवर्स इफेक्ट आया, किस लिए, कि मतलब क्या क्यों आया, ठीक है।
हाई लेवल डिटेक्शन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हाई लेवल का डिटेक्शन होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ड्रग सेफ्टी प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या, जो ड्रग सेफ्टी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उसको मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ उसका सिग्नल के द्वारा डिटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड डिसऑर्डर, मोर इजर टू बिकम क्योर, मतलब आसानी हो जाएगी आपको उसको ट्रीट करने के लिए। इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन विद द हेल्थ केयर स्टाफ, कहने का मतलब क्या है, जो हेल्थ केयर स्टाफ से कम्युनिकेशन होता है उसमें इंप्रूवमेंट करना। इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल सिस्टम, जो भी ऑपरेशनल सिस्टम है लाइक एज टू डेवलप नोबल मोर एफिशिएंट सिस्टम फॉर ईजी एंड विजिलेंट मॉनिटरिंग एडीआर एंड दियर थेरेपी, उसको इंप्रूवमेंट करना। एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उसके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट आउट करना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे किसी भी फार्माकोविजिलेंस सिस्टर को जो कि हॉस्पिटल में स्टेबलाइज किए जाते हैं। देखिए ये आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बताया है कि अगर आपसे 10 नंबर में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको लिख सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस। वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस क्या है, एक्सप्लेन फार्माकोविजिलेंस मेथड यूज इन द पैसिव एंड एक्टिव सर्विलांस। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर में 10 या 7 नंबर में कन्फर्म में पूछा जाएगा इसे क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या, मेथड ऑफ पैसिव एंड एक्टिव सर्विलांस, ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव भी होते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, वो आप एक नज़र देख लेंगे तो आपको मतलब जो केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी है वो भी इसी में आती है, एपिडेमियोलॉजिकल में आती है, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले मतलब इसी लेक्चर वीडियो में थोड़ी देर पहले। तो आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव सर्विलांस और जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांसेस है उन सबको कॉम्बिनेशन करके अगर पूछता है मेथड ऑफ द फार्माको या डिटेक्शन कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड है, तो आप आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन इज द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इम्यून बूस्टिंग प्रिपरेशन। कहने का मतलब क्या, वैक्सीन हम यूज क्यों करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इम्यून बूस्टिंग प्रिपरेशन है विच कंटेन एंटीजेंस लाइव डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ईटीसी, वो कंटेन है जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्ट होता है, ठीक है। वैक्सीन ट्रिगर इम्यून सिस्टम फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हमको एक इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है, कौन करता है, वैक्सीन। वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस क्या है, दिस साइंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू, मतलब ऐसी साइंस एंड ऐसी एक्टिविटी जो कि रिलेट करते हैं किससे, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, जब कोई ड्रग, जब कोई वैक्सीन हम इम्यूनाइजेशन के लिए यूज करते हैं तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट आता है या जो एडवर्स इवेंट होता है उसके डिटेक्शन, उसके असेसमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रिवेंशन एंड उसके कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस एंड एनी अदर वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम। और कोई भी ऐसी अनदर जो प्रॉब्लम है जो कि वैक्सीन से रिलेटेड आ रही है आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कोविड है, कोविड की जब कोवैक्सीन लगी तो जिन लोगों को, अधिकतर लोगों को देखा गया कि उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में उनको ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। आपने सुना होगा हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिनको कोरोना की वैक्सीन लगी। तो ये सब बाद की चीज़ है, मतलब वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस के द्वारा ही पता किया गया। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांसेस में, पहले सिग्नल को डिटेक्शन करना, सजेशन था एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस डेवलप करना अबाउट द कॉजल एसोसिएशन कि क्यों हो सकता है बिटवीन द एएफआई एंड वैक्सीनेशन, एंड देन हम आपकी जो टेस्ट मतलब हाइपोथेसिस होगी उसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है वैक्सीन सर्विलांसेस में। फिर आता है फार्माकोविजिलेंस मेथड, कौन कौन से मेथड है, तो मेथड का यूज क्यों करते हैं, टू फॉर मिनिमाइज द एडीआर्स ड्यूरिंग द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल मार्केटिंग, मतलब ड्यूरिंग द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल मार्केटिंग जो एडवर्स एक्शन है ड्रग के उसको मिनिमाइज करने के लिए, एंड टू इंश्योर द सेफ एंड एफिकेसी ड्रग रीच टू द इंडिविजुअल, और ये इंश्योर करना कि जो ड्रग है, जो वैक्सीन है वो पेशेंट तक सेफ रहे और मतलब सेफली पहुंचे और उनको सेफ्टी प्रदान करे और एफिकेशियस भी हो। तो इस मेथड को किस मेथड के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, फार्माकोविजिलेंस मेथड के द्वारा। और कौन कौन से मेथड है ये भी जान लेते हैं, तो फार्माकोविजिलेंस मेथड पैसिव सर्विलांस है, एक्टिव सर्विलांस है, कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग है एंड टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है। क्वेश्चन में हमसे केवल 2 पूछा गया है, पैसिव एंड एक्टिव पूछा गया है। अगर ये आपके लॉन्ग में पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है तो आपको पांचों को इलिबरेट आउट करना होगा, जिसमें कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी में केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और जो ये स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग टारगेट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है इसमें कुछ नहीं, अभी हम थोड़े आगे चल के जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पर थोड़ा इसके बारे में समझ लेंगे, ठीक है। पैसिव सर्विलांस क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें नो एक्टिव मेजर्स आर टेकन टू मैनेज द एडवर्स इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई एक्टिवली
ऐसा नहीं है कि जैसे एक्टिव सर्विलांस में और पैसिव सर्विलांस में पहले अंतर समझ लीजिए। जैसे एक्टिव सर्विलांस क्या होता है कि वो हम पेशेंट के साथ में रहकर अंडर अपने ऑब्जर्वेशन में करते हैं, मतलब अपने अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आपको अगर ये दिक्कत हो तुरंत हम उसका अल्टरनेट या एंटीडोट दे देंगे। लेकिन पैसिव सर्विलांस में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी ऐसा एक्टिव मेजर नहीं होता है कि जिससे हम एडवर्स इफेक्ट को मैनेज कर सकेंगे अदर देन इंकरेजमेंट ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल। अदर मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल है उनको केवल इंकरेज करने के अलावा और हमारे पास कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा कि उसको उस एडवर्स इफेक्ट को हम मैनेज कर सके। दिस मेथड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन ऑफ द पोटेंशियल रिपोर्टर। कहने का मतलब क्या है, ये जो रिपोर्ट है पैसिव सर्विलांस की जो रिपोर्ट है ये टोटली जो हमारे पोटेंशियल रिपोर्टर्स हैं उनके मोटिवेशन इनिशिएटिव पर निर्भर करती है। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, तो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग इन एन एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम दैट मॉनिटर सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन, जो कि सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन की जो सेफ्टी होती है मेडिसिन की उसको मॉनिटर करता है, जो कौन है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, द पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर और फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टेबलाइज वन वे कम्युनिकेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटी टू रिपोर्ट एरियर। कहने का मतलब क्या है, केवल वो क्या कहते हैं जो पेशेंट हो गया या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, ठीक है, वो उनके पास केवल एक वे होता है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से डायरेक्ट जाकर के एडीआर को रिपोर्ट कर सके। द फिजिशियन, नर्सेज, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ मॉनिटर द एक्शन ऑफ द ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिशियन, नर्स, जो फार्मासिस्ट होगा वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेगा अपना कोई भी ड्रग जब उसको दे रहा है तो उसको मॉनिटर करेगा कि उसको किस प्रकार का एडवर्स इफेक्ट या एक्शन देखने को मिला उस ड्रग का। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। कहने का मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन की सोर्स है वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। पेशेंट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, जो पेशेंट हो वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेम ऑफ द सस्पेक्ट प्रोडक्ट एंड रिएक्शन डिस्क्रिप्शन, मतलब कहने का क्या है कि जो सस्पेक्टेड प्रोडक्ट है उसका नाम और जो आपको रिएक्शन देखने को मिली उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। अब मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, इसमें कई टाइप के मेथड जैसे रिपोर्टिंग फॉर्म हो गया, टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, इन सब से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी पैसिव सर्विलांस में दूसरा कौन सा है, केस सीरीज है। तो एक सीरीज कैन डिलीवर दिस साइन ऑफ ए लिंक बिटवीन द मेडिसिन एंड एडवर्स इफेक्ट मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग थ्योरीज। कहने का मतलब क्या है, एक सीरीज क्या होती है जो डिलीवर करती है, जो बताती है कि मेडिसिन और एडवर्स इफेक्ट दोनों के बीच में क्या लिंक है, क्यों हो रहा है, मतलब कॉजल असेसमेंट बताती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थ्योरी आप उसको प्रोवाइड कर सके। तो इन दिस सीरीज सिस्टम मतलब इस सीरीज सिस्टम में द ड्रग आर एक्सपोर्ट टू द टेस्ट एंड रेफरेंस पेशेंट इवैल्यूएट द आउटकम। कहने का मतलब क्या है, इस सिस्टम में जो हमारी ड्रग होगी उसको हम टेस्ट एंड रेफरेंस पेशेंट, टेस्ट मतलब जिसको डिजीज कॉज है, रेफरेंस मतलब जिसको डिजीज नहीं कॉज है, उन दोनों पर हम ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आउटकम होगा उसको इवैल्यूएट हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्टिव सर्विलांसेस। तो इन दिस सिस्टम एडवर्स इफेक्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अपना एडवर्स एक्शन है, जो हम ड्रग देने के बाद जो एडवर्स एक्शन आता है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। थ्रू दी प्री ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे क्या होता है कि पहले से एक कमेटी बनाई गई होती है, प्री ऑर्गेनाइज की गई होती है, जो क्या करते हैं अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑन द पेशेंट हु ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है। इसमें जो टाइप्स हैं वो क्या है, पहला क्या है, सेंटियल या जिसको बोलते हैं सेंटिनल साइट्स जिसको बोलते हैं। तो इन दिस सिस्टम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट आर रिव्यूड। कहने का मतलब क्या है, जो मेडिकल रिकॉर्ड है पेशेंट का उसको रिव्यू करते हैं या उससे इंटरव्यू करते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम, दवा लेने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आई। तो ये सब कौन पूछता है, फिजिशियन उससे पूछता है। एंड फिजिशियन इन अ सैंपल ऑफ द सेनेटल, ठीक है, सेंसियल या सेंटिनल सिस्टम या सेंटिनल साइट टू प्रोक्यूर एक्यूरेट डाटा ऑन द एडवर्स ड्रग इवेंट के। कहने का मतलब क्या है, इसमें सिंपल सा क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, डायग्नोसिस रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर और साथ ही साथ में उससे पूछा जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो फिजिशियन एक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रोक्यूर कर देगा डाटा को, किस पे, एडवर्स ड्रग इवेंट पे एक रिपोर्ट बना के वो दे देगा। दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द एब्यूज ऑफ द ड्रग। कहने का मतलब क्या है, जो ये मेथड है ये आल्सो यूजफुल है कहाँ पे, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन एब्यूज ऑफ द ड्रग। जो ड्रग का गलत एक्शन है बॉडी की वजह से, टेराटोजेनिसिटी वगैरह, वहाँ पर भी ये यूजफुल है। दूसरा क्या है, ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग। तो ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग क्या है, सर्विलांस है, इज द एक्टिव सर्विलांस मेथड, एक एक्टिव सर्विलांस मेथड इन विच patient can be recognized from the electrically or automated health insurance claim of the medication event monitoring। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, कुछ भी है, ठीक है, क्लेम आपने किया
क्यों किया? अब मतलब मान लीजिए कि आप कोई मतलब क्या हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, हेल्थ केयर मतलब जो कंपनी वाले इंश्योरेंस उनको क्लेम कर दिया, तो उस क्लेम में जो रिपोर्ट लगाएंगे आप ये तो बताएंगे क्यों हम क्लेम कर रहे हैं, आपको कौन सा इफेक्ट आया देखने के लिए, या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस आधार पर हम उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, स्टडीज यूजिंग दिस प्रोसेस आर कोहार्ट बेस्ड, प्रोस्पेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल। ये कोहार्ट बेस्ड है, प्रोस्पेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल है। दिस श्योरली में कंटेन डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, रीजन फॉर द ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ईटीसी, ये कंटेन किए हुए हैं अपने रिपोर्ट में। थर्ड क्या है? रजिस्ट्री। ठीक है, तो रजिस्ट्री इन ए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन विच द पेशेंट आर लिस्टेड बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिजीज स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ड्रग एक्सपोजर। कहने का मतलब क्या है, हम एक यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, वहाँ पे हम दोनों को अलग अलग रखेंगे, मतलब डिजीज स्पेसिफिक पर्सन को और स्पेसिफिक ड्रग एक्सपोजर को अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए कैंसर के पेशेंट को अलग रखेंगे और कैंसर के पेशेंट को मीथोट्रेक्सेट दिया गया, एसाइक्लोविर दिया गया, क्या दिया गया उसको हम स्पेसिफिक ग्रुप में अलग अलग रखेंगे। ठीक है, डिजीज स्पेसिफिक रजिस्ट्री क्या होता है, ये मेंटेन करता है पेशेंट डाटा इन स्पेसिफिक डिजीज लाइक जब ब्लड डिस्क्राइसिस, सीवियर क्यूटेनियस रिएक्शन ईटीसी में। वहीं ड्रग एक्सपोजर रजिस्टर क्या होता है कि ड्रग को देने के बाद उसको कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला, एक्सपोज हुआ, उस डाटा को कंटेन करता है। तो कंटेन डाटा ऑफ द पेशेंट हु वेर एक्सपोज टू सिमिलर ड्रग थेरेपी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर रोमेटाइड आर्थराइटिस रजिस्टर इन अ सेपरेट रजिस्ट्री, कैंसर का पेशेंट अलग रजिस्ट्री। तो ये हमारा क्या है, टोटल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इन सब में से एक क्वेश्चन आपके जरूर आना है, तो तैयार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैंने एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का दिखाई दिया कैसे वहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं। अब जो हमारा इंडस्ट्री में है वहाँ पे कैसे स्टेब्लिशमेंट करते हैं हम, किसका, फार्माकोविजिलेंस का, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट वही फार्माकोविजिलेंस। तो बात करते हैं पहले ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या है। तो ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट आल्सो नोन एज फार्माकोविजिलेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ए ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी। कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो किसी एक इंडिविजुअल ड्रग का या ग्रुप ऑफ ड्रग का उसका करेक्शन करेगी, उसका डिटेक्शन करेगी, उसका असेसमेंट करेगी, मॉनिटर करेगी एंड प्रिवेंशन करेगी। किस चीज़ के लिए कि आपको ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ना मिले, मतलब आप सेफ रहे, आपका जो इफेक्ट है वो थेराप्यूटिक रहे और कोई भी अनवांटेड, अनइंटेंडेड या नॉक्सियस इफेक्ट आपको देखने को ना मिले, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो सके। ठीक है, अब आती है बात ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो पहली बात, सेफ्टी डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डील्स विद द फार्माकोविजिलेंस ऑफ ओनली दो ड्रग व्हिच आर मार्केटेड बाय देम अनलाइक इन अ हॉस्पिटल। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल की जो ड्रग है, तो आपने ये सुना होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि अपनी ड्रग खुद बनाती हैं। ठीक है ना, मतलब खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनके लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं है, वो हॉस्पिटल वाले फार्माकोविजिलेंस का काम है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन में यूनिट में काम करती है, उनके लिए जो ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो ड्रग का इवैल्यूएशन करे, उसका एडीआर का इवैल्यूएशन करे, ईटीसी को करे और उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ रखें। ठीक है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करा सके पेशेंट को। इसका एम क्या है, बाय आइडेंटिफाइंग, देखिए फार्माकोविजिलेंस का मेन एम क्या है कि जितने भी हैजार्डियस या जितने भी हमारे अनइंटेंडेड या जितने भी नॉक्सियस इफेक्ट है प्रीवियसली, उसको आइडेंटिफाई करना और पेशेंट को उससे प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी अननेसेसरी हार्म, कि जिससे उसको कोई अनलाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, and to disapprove the false safety signals and evaluate the risk associated to benefit। इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई ऐसा लोग कह रहे हैं, मतलब कोई सिग्नल मिल रहा है कि हाँ इससे एडवर्स इफेक्ट, लेकिन वो फॉल्स है, वो हो नहीं सकता है, तो उसको भी डिसअप्रूव करना एंड रिस्क फैक्टर से उसको बाहर निकालना और उसके बेनिफिशियल में काम करना। तो ये क्या है, इसके मेन एम है। तो एक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी मतलब जो फार्माकोविजिलेंस है, ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसको स्टेबलाइज करने की प्रोसेस कौन कौन सी है। तो पहली जो प्रोसेस आती है, स्टेब्लिशिंग ए सेफ्टी कमेटी। कहने का मतलब क्या है, स्टाफ कमेटी। तो सबसे पहला हमारे स्टाफ कमेटी का स्टेब्लिशमेंट होगा, जिसमें आपके चीफ सेफ्टी ऑफिसर होंगे या फंक्शन हेड होंगे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होंगे, फिजिशियन विथ एक्सपर्टीज होंगे, ट्रेंड क्लिनिकल पर्सनल्स होंगे, क्लेरिकल पर्सनल होंगे फॉर द डाटा एंट्री, आईटी स्टाफ होगा, मेडिकली ट्रेंड स्टाफ होगा, फार्मासिस्ट होंगे, नर्स होंगे। ये हमारे कहाँ पर होंगे, स्टाफ कमेटी में होंगे। पहले स्टेब्लिश करेंगे स्टाफ कमेटी का, सबको ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, क्रिएट यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाएंगे। कौन कौन सी यूनिट, जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैप्चर यूनिट, जो क्या करेगा, एडवर्स ड्रग एडीआर को कैप्चर करेगा। केस असेसमेंट एंड पोलराइजेशन यूनिट होगा, जो कि केस को एक्सेस करेगा। केस प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्रोसेस करेगा। डाटा एंट्री यूनिट, मेडिकल केस रिव्यू यूनिट,
सिग्नल डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट यूनिट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मिनिमाइजेशन यूनिट, सेफ्टी इंटीग्रेटर या इंटेलिजेंस यूनिट, कोडिंग यूनिट, ये हमारी क्या है यूनिट है। देखिए इसमें से 2 3 4 आप याद कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम स्टाफ कमेटी को एस्टेब्लिश करेंगे, दूसरा क्या है यूनिट को क्रिएट करेंगे। यूनिट क्या मतलब एक समूह को, एक ग्रुप को क्रिएट करेंगे। थर्ड वन क्या है, प्रिपेयर समरी रिपोर्ट, मतलब एक समरी रिपोर्ट बनाएंगे, जैसे INDA एनुअल, IND मतलब इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है उसका एनुअल मतलब जो भी है एनुअल डाटा हम प्रिपेयर करेंगे। NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो पीरियोडिकली रिपोर्ट करेंगे। एनुअल सेफ्टी रिपोर्ट हो गया, ठीक है, PSR मतलब पीरियोडिक सेफ्टी अपडेटेड रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या आएगा, कंप्लाई विथ न्यू लेबलिंग फॉर्मेट एंड अपडेट इन लेबलिंग। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी नई लेबलिंग होगी उसके फॉर्मेट को हम कंप्लाई मतलब चेक करेंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम अपडेट करेंगे लेबलिंग में। डेवलप एंड आर्चिव फाइल फॉर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसका एक आप जिप फाइल या आर्चिव फाइल बना लेंगे जो कि आपको आगे चलकर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के काम आएगा। मेंटेन डाटाबेस स्टोर, क्रिएट मेंटेन एंड अपडेट SOPs, मतलब SOPs क्या होता है, सिंपल था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया, ठीक है, मतलब उसको मेंटेन करना। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पर्सनल, परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। उसके बाद आता है यूज स्टैंडर्ड डाटा डिक्शनरी लाइक मेट DRA, को स्टार्ट हो गया, WHO ART हो गया, ETC। मेंटेन कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICH CIOMS। कहने का मतलब क्या है, ये इसका एक ये भी काम है कि मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट इसका ये भी है कि वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे ICH हो गया, CISM हो गया, WHO हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो USFDA हो गया, इन सब से अपना एक कॉम्बिनेशन बना के रखिए, ठीक है, उनसे अपना लिंकअप बना के रखिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन ऑफ द ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट, मतलब ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट के क्या क्या ऑपरेशन है। तो पहला क्या है, टू दी ड्रेनेज, ट्राइएज या डाटा कैप्चर जो डिपार्टमेंट है, रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन एडवर्स इवेंट, क्वालिटी कंप्लेंट, थ्रू दी फोन कॉल्स, ईमेल, वेबसाइट, केस रिपोर्ट फ्रॉम द FDA, ठीक है, यहाँ से मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप हैं, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आपको कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला तो आपने क्या किया, उसको एक रिपोर्ट बना के भेजी, तो उस रिपोर्ट को इनका काम है चेक करना, रिसीव करना, ठीक है। अब चाहे वो आपने रिपोर्ट बना के, चाहे फोन कॉल से बताया, चाहे ईमेल कराया, चाहे उसके वेबसाइट पर जाकर के आपने टाइप किया, कुछ भी किया, उसको रिसीव करना है, ठीक है। दूसरा क्या काम है, केसेस आर रिव्यूड एंड आइडेंटिफाइड फॉर द सीरियसनेस। उसके बाद जो केसेस होंगे उसको वो रिव्यू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी जो सीरियसनेस है उसको भी आइडेंटिफाइड करेंगे, देन उसके प्रति कदम उठाएंगे, ठीक है। द रिव्यूड केसेस मतलब जो रिव्यूड हो चुके हैं केसेस आर अपलोड करेंगे इनटू द सेफ्टी डाटाबेस, जो कि सेफ्टी डाटाबेस की जो उनकी साइट होगी वहां पे उसको अपलोड कर देंगे। बाय ट्रेड क्लेरिकल पर्सन, मतलब जो ID डिपार्टमेंट के पर्सनल होते हैं, जो ग्रुप होते हैं उनके द्वारा। ए नैरेटिव इज क्रिएटेड व्हिच इज अ स्टैंड एलोन टेक्स्ट केस समरी, कहने मतलब एक नैरेटिव बनाएंगे, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का बनाएंगे जिससे कि आसानी से एक ड्रग के जो उसका एडवर्स इफेक्ट है वो समझ में आ जाए, ठीक है। रिव्यूड असेसमेंट वाया द फिजिशियन, मतलब कहने का क्या है, जो फिजिशियन होगा वो असेसमेंट को रिव्यू करेगा। रिपोर्ट्स एंड हेल्दी एजेंसी अथॉरिटी एंड एसोसिएटेड बिजनेस पार्टनर, और जो भी रिपोर्ट बनकर तैयार होगी अबाउट द एडवर्स इवेंट ड्रग एब्यूज ETC के, उसको हेल्थ एजेंसी को, अथॉरिटी को और एसोसिएटेड बिजनेस पार्टनर को उसको वो फॉरवर्ड कर देगी। एंड एक्टिव सर्विलांसेस, बताओ एक्टिव सर्विलांसेस में मैंने कौन कौन सा भी जस्ट बताया, तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स में जाओ। इज कैरिड आउट एंड न्यू सिग्नल आर डिटेक्टेड, और नए सिग्नल को डिटेक्ट करना। प्रिपेयर समरी रिपोर्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट डाटा, कहने का मतलब क्या है, एक समरी रिपोर्ट बनाना, मतलब इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट क्या करना कि कई सारे लोगों का इकट्ठा करके उनकी एक समरी रिपोर्ट बना देना। रिस्क असेसमेंट इज डन एंड ए बेनिफिट रिस्क इज रिव्यू इज इवैल्यूएटेड, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ICH गाइडलाइन फॉर द एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग। एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग भी सेम है, जहाँ एडवर्स रिएक्शन जैसे रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट फॉर्म उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ICH क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, क्या है, इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन यूज। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, ICH क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और हार्मोनाइजेशन है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है ह्यूमन यूज के लिए। एंड अदर भी इसके कई सारे वर्क हैं, जैसे जो क्लिनिकल टेस्टिंग होती है एनिमल के ऊपर होती है उसको कंट्रोल करना, जिससे क्वालिटी एफिकेसी एंड सेफ्टी है उसको कंट्रोल करना ICH का मेन काम होता है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग के बारे में पूछा गया तो एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग के बारे में ही इल्यूमिनेट आउट करेंगे, ठीक है। अगर ICH के बारे में पूछता तो उसकी क्वालिटी गाइडलाइन, उसकी सेफ्टी गाइडलाइन, उसकी एफिकेसी गाइडलाइन, तीनों को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग पूछा गया है, इसलिए हम केवल उसकी एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग को ही यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग क्या है, इज आर रिफर टू अ इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट दैट इन्वॉल्व द सीरियस एंड अनडॉक्यूमेंटेड इवेंट्स। कहने का मतलब क्या है
कि एक्सपीडिटेड रिपोर्टिंग क्या है। जैसे कोई ड्रग हमने इनटेक की, उसके बाद हमको इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी एक बंदे के ऊपर हमने उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराया, उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन देखने को मिला, उसका एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इवेंट, उसके ऊपर क्या एलर्जिक एक्शन या कोई भी इसी प्रकार की जेनिसिटी, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अगर वो सीरियस हो या अनकॉम्प्लिकेटेड हो तब भी। दैट कंसिडर टू बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग सुपरवाइजर, जो कि ड्रग अंडर सुपरवाइजर के तौर पे हम उसको क्या करते हैं, अंडर सुपरवाइजर के ऊपर सुपरवाइज। एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग इंक्लूड बोथ द सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड एडीआर। कहने का मतलब क्या है, जो एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग होती है वो सीरियस और अनएक्सपेक्टेड एडीआर को कंटेन करती है, ठीक है। दिस अप्लाई टू द रिपोर्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पर्पज। अब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। तो इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट इज अ सेफ्टी सर्विस डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग एनी डिजीज ड्रग इवेंट। कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट क्या है कि हमको जो सर्विस डॉक्यूमेंट है विच इंक्लूड डाटा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, करने का मतलब जो भी डाटा है हमको रिपोर्ट करना है, किसको मतलब एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग करनी है, वो जो डाटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है फील्ड बाय द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर के द्वारा फील्ड किया जाता है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्स रिएक्शन या किसी ड्रग के एक्शन के बारे में एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग की जाती है। आल्सो कंसिडर एज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल केस एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द हिम। अब इससे 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एडवर्स इवेंट, ए सस्पेक्ट ड्रग, इन आइडेंटिफाइएबल पेशेंट एंड आइडेंटिफाइएबल रिपोर्टर, ठीक है। ये इनके कौन है, 4 एलिमेंट है किसके, ICSR के, मतलब इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट की। सेकंड क्या है, PSUR, मतलब पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, मतलब इसको पीरियड वाइज हम करते हैं। तो ए पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट इज अ फार्माकोविजिलेंस डॉक्यूमेंट, एक फार्माकोविजिलेंस डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन अपडेट फॉर द सेफ्टी प्रोफाइल। कहने का मतलब कहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी सेफ्टी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट, किसी मेडिसिनल प्रोडक्ट की या किसी मेडिसिनल ड्रग की अकरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इट प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क बेनिफिट बैलेंस ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब ये हमको प्रोवाइड करते हैं क्या, रिस्क बेनिफिट बैलेंस को किसके बारे में, मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में। एंड डिफाइंड टाइम आफ्टर मतलब ऑथोराइजेशन, कहने का मतलब जब हमको ऑथोराइजेशन चाहिए उसके बाद में, ठीक है। सोर्स ऑफ एफिकेसी क्वालिटी सेफ्टी इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन द PSR लेके जा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल स्टडी स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट डाटा फ्रॉम द कंडक्ट यूज साइंटिफिक लिटरेचर ETC। पोस्ट अप्रूवल एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग क्या होती है, ए न्यू रिपोर्टिंग इट गोज थ्रू मैनी स्टेज बिफोर इट फाइनली अप्रूव टू द, मतलब पोस्ट अप्रूवल मतलब अप्रूव होने के बाद में जो उसकी एडवर्स एक्शन आएगा उसकी जो रिपोर्टिंग करेंगे उसको बोलेंगे पोस्ट अप्रूवल एक्सपीडिएटेड रिपोर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइक प्री क्लिनिकल क्लिनिकल एंड पास्ट अप्रूवल सेफ्टी सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई रियल एडवर्स इफेक्ट, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पोस्ट मार्केट सर्विलांस होते हैं उससे हम रेयर जो एडवर्स इफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एडवर्स इफेक्ट इज इन स्पेशल ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर ड्रग, मतलब जितने भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो स्पेशल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर हम उसका डिटेक्शन आउट करेंगे। ड्यूरिंग पोस्ट अप्रूवल फेज, मतलब पोस्ट अप्रूवल फेज के बाद द प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन और द समरी ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट, उसको इन्फॉर्मेशन सोर्स के तरीके से हम उसको देने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोजेनेमिक ऑन द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फार्माकोजेनेमिक क्या होता है कि जो जेनेटिक रिलेटेड ADR होते हैं उसके बारे में आपको एलिबरेट आउट करना है। तो फार्माकोजेनेमिक क्या है, द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील विद द साइंटिफिक एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल दैट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन ऑन ड्रग रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। कहने का मतलब क्या, उसके जीन में कुछ ऐसे म्यूटेशन या कुछ ऐसे अल्ट्रेशन होने के कारण वो किसी एक स्पेसिफिक ड्रग के प्रति कुछ अनदर रिएक्शन से देता है जो कि अदर लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना। फार्माकोजेनेमिक इन एन एरिया ऑफ द रिसर्च दैट एड्रेस द जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन इन द इंडिविजुअल, मतलब फार्माकोजेनेमिक क्या है, एक हमारा रिसर्च एरिया है जहाँ पर जो इंडिविजुअल की जो एक व्यक्ति की उसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी जेनेटिक डिटर्मिनेशन करना है, क्या कहलाता है, फार्माकोजेनेमिक कहलाता है, ठीक है। हाउ इंडिविजुअल रिफर टू द स्पेसिफिक ड्रग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन द डोज रिक्वायरमेंट, मतलब अगर हम जैसे कोई किसी का जिन अल्टर है मेरा जिन सेम है, मतलब सबके तरीके से, तो जरूरी नहीं कि जो उनके ऊपर एक्शन आ रहा है वो मेरे ऊपर एक्शन आए, क्योंकि मेरा जिन अल्टर है तो डोज भी के हिसाब से रिक्वायरमेंट, एफिकेसी एंड रिस्क ऑफ द ADR के हिसाब से उसको हम रिस्पॉन्ड को चेक करते हैं, किसके रिस्पॉन्ड को, ड्रग के रिस्पॉन्ड, किसको, एक इंडिविजुअल के ऊपर। ADR related to gene. A gene is said to be polymorphic when albic variation are observed.
पॉलीमॉर्फिज्म इन द जीन्स क्या होता है? ए चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए जीन दैट कैन लीड टू चेंज इन द अमाइनो एसिड। वही कहने का मतलब क्या है, जो जीन के सीक्वेंस में कोई चेंजेस हो जाता है जिसके जस्ट ड्रग के एक्शन में कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब ये देखिए नॉर्मल जीन है, SNP लगाओ मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको एक और जीन दिखाई दे रहा है, मतलब एक जीन और दिखा रहा है, इसी को वेरियस बोलते हैं। ठीक है, वेरियस है। ये क्या कर देगा? अनवांटेड रिएक्शन करेगा आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी ड्रग का। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है जो, वो उसकी अगर डिफिशियंसी अगर आपको हो जाती है तो G6PD एंजाइम हु प्रोस्पेक्ट आरबीसी, मतलब जो क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को फ्रॉम द टॉक्सिक केमिकल्स एंड प्रिवेंट देयर हेमोरेज कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे जो क्या होगा, ब्लड होगा वो केमिकल रिएक्शन कर जाएंगे और हमारा वहाँ पे हीमोलाइटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। सेवरल ड्रग्स सच एज क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, सल्फोनामाइड एंड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन डिस्ट्रॉय आरबीसी। तो वहाँ पर आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखना पड़ेगा, जो कि अगर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी के डिहाइड्रोजनेज के पेशेंट हैं तो। फार्माकोजेनेमिक इन नॉन हाइपरटेंसिव ड्रग एडीआर कॉमनली क्लिनिकल यूज ऑफ फार्माकोजेनेमिक इन्वॉल्व एडीआर आर नॉट कॉज्ड बाय द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर CYP आइसोएंजाइम हो गया, थायोप्यूरिन हो गया एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हो गया। ठीक है, फार्माकोजेनेमिक ऑफ इमीडिएट ड्रग हाइपरसेंसिटिव जो इमीडिएट हमारी इमीडिएट रिलीज होती है, जैसे एस्पिरिन हो गया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका जो फार्माकोजेनेमिक एडवर्स एक्शन है क्या है? हिप्स, इची स्किन, रनी नोज, रेड आई, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स एंड कफिंग, व्हीजिंग। ये क्या है? एस्पिरिन के साइड इफेक्ट है। दूसरी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक अगर हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन देती है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिक आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोजेनेमिक ऑफ डिलेड ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी, जैसे एवाकीवेर हो गया जो कि इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस मतलब HIV में यूज किया जाता है। वो अगर अपन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगा तो आपको फीवर, रैशेस, नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग ETC देखने को मिलेगा। वहीं डेप्सन के बारे में बात करें जो कि सल्फोन डेरिवेटिव है, वो डेप्सन हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, जिसका जो लक्षण क्या क्या है? हाई फीवर, ठीक है, उसके बाद म्यूकोलो पॉपुलर रैसेस, हेपेटाइटिस, लिम्फोसाइटोसिस ETC, इसके क्या है? साइड इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू कैरिड आउट ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन अ जेनेटिक एंड पेडियाट्रिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन क्या होता है? द असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग इज प्ले वाइटल रोल। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी सेफ्टी है ड्रग की वो हमारे लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉर सेफ एंड एफिकेशियस यूज ऑफ ए ड्रग। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ड्रग का हम सेफ एंड एफिकेशियस यूज कर सकें एंड टू प्रिवेंट ADR ड्रग एब्यूज एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ETC। ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन द पेडियाट्रिक का मतलब बच्चे। ठीक है, मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ द ड्रग यूज इन द चिल्ड्रेन इज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका जो बॉडी पूरी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो डिफरेंट आपका एक्शन शो करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड द मेडिसिन, मतलब क्लिनिकल डेवलपमेंट के मेडिसिन के क्लिनिकल डेवलपमेंट के दौरान। पेडियाट्रिक मतलब हीलर्स ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के जो भगवान होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स विथ मेडिसिन ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन इज करंट मतलब सिनेरियो, मतलब करंट सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों के ट्रीटमेंट में। इन द करंट सिनेरियो ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बाय यूजिंग डिफरेंट मेडिसिन इंक्लूडिंग मेडिसिन यूज्ड आर अनलिस्टेड एंड ऑफ लेवल। अगर मेडिसिन अनलिस्टेड है, ऑफ लेवल है, तो उसका यूज हम करते हैं तो हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। OTC ट्रेडिशनल एंड हर्बल मेडिसिन आर फ्रीली अवेलेबल, मतलब फ्रीली अवेलेबल होती है जैसे कि घर भर में। ठीक है, बट देयर यूज नॉट एविडेंस बेस्ड, लेकिन उनका जो यूज है वो एविडेंस प्रूफ नहीं है। ठीक है, काउंटरफिट एंड सब स्टैंडर्ड मेडिसिन आर वाइड स्प्रेड, मतलब जो काउंटरफिट और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो काफ़ी फैली हुई है। न्यू इनोवेटिव मेडिसिन आर अवेलेबल विथ अ पेडियाट्रिक इंडिकेशन बट विथ नो एविडेंस ऑफ ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड रिस्क। मतलब हमारे मार्केट में कई सारे न्यू और इनोवेटिव मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही आपको देंगे या रिस्क देंगे, इससे कोई गारंटी नहीं है। जनरल रिस्क फैक्टर फॉर द प्रीडिस्पोज चिल्ड्रन इन डेवलप एंड ADR टू अ मेडिसिन, जैसे फिजियोलॉजिकल कॉजेस में हो गया बाय इंक्रीजिंग द रिस्क। मतलब आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी की वजह से जो रिस्क इंक्रीज होता है ड्यू टू द ग्रेटेस्ट फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस कंटिन्यूअस चेंज ऑफ द मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट कॉज फॉर द इंक्रीज रिएक्स, मतलब पॉलीफार्माकोथेरेपी, अगर आप मतलब जगह जगह जाकर के दवाई खा रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, मतलब 2-3 डॉक्टर को दिखा रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, क्रिटिकली इल चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है इट्रोजेनिक कॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क, यूज ऑफ द अनलाइसेंस्ड एंड ऑफ लेवल मेडिसिन, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ द वेल ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, प्री मार्केटिंग असेसमेंट, प्री क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन द रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी, म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड एफिकेसी स्टडी। ठीक है, सेफ्टी स्टडीज इन द टारगेट पॉपुलेशन आर रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों?
क्योंकि इनके वजह से ड्रग जो सेफ्टी मेजरमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। अब फार्माको विजिलेंस के जो मेजर्स कौन कौन से हैं, जैसे कंप्लीट सेफ्टी एफिकेशन, एक्टिव पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एंड डाटा मैनेजमेंट, क्या है फार्माको विजिलेंस के मेजर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन द जेराटिक, मतलब बूढ़े लोगों में ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन करना। तो मेडिकेशन प्ले क्रूशियल रोल इन द जेराटिक हेल्थ केयर एज दे ट्रीट क्रोनिक डिजीज, क्योंकि उनके क्रोनिक डिजीज होती है, एलिवेटेड पेन एंड इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है, क्योंकि बूढ़े हो गए तो अपने लाइफ की जो क्वालिटी होगी उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। एज रिलेटेड चेंजेस इन द ड्रग डिपोजिशन एंड फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्सेज, जो कि हमको जेराटिक में देखने को मिलता है, हैव सफिशिएंट क्लिनिकल इंप्लीमेंटेशन। इंक्रीज यूज ऑफ द नंबर ऑफ मेडिकेशन इन एल्डरली इंक्रीज द रिस्क ऑफ अकुरेंस ऑफ द इनएप्रोप्रिएट ड्रग प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन यूज बाय द ओल्डर, कौन कौन से मेडिकेशन ओल्डर पीपल जो होते हैं यूज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, हर्बल मेडिकेशन एंड डाइटरी एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का ये यूज करते हैं। क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग, जैसे जेराटिक एंड नॉन जेराटिक पेशेंट बोथ इंक्लूड इन द सेम स्टडी फैसिलिट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एज रिलेटेड डिफरेंस, मतलब एज रिलेटेड डिफरेंस के आधार पर उनको वो फैसिलिटेट करवाया जाता है। In some cases, a separate study a geriatric population can be preferable. Quality measures of the drug prescribing क्या अवॉइडेंस ऑफ inappropriate medication, जो inappropriate medication उसको अवॉइड कर सके, ठीक है। appropriate use of the indicated medication, monitoring for the side effect and drug level, avoidance of the drug interaction, educational interpretation and proof comparison feedback etc. ये क्या है, इससे क्वालिटी मेजर्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ CDSU इन फार्माकोविजिलेंस, राइट एंड नॉट ऑन ATC क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। तो CDSU क्या है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इधर देखो अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रांटिंग परमिशन फॉर ड्रग प्रोफाइलिंग एंड मार्केटिंग, ड्रग की प्रोफाइलिंग एंड मार्केटिंग के लिए वो क्या करती हैं, उनको अथोराइज करती हैं, ठीक है। अप्रूव द लाइसेंस फॉर द सेलिंग द ड्रग प्रोडक्ट इन द मार्केट, मतलब जो लाइसेंस होगा उसको अप्रूव करेंगी कि आप मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच। रोल ऑफ CDSU इन फार्माकोविजिलेंस, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल अंडर द सर्विलांस टू डिटेक्ट द एंड एक्सेस द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब जो न्यू ड्रग्स हैं उनके क्लिनिकल मतलब जो अप्रूवल देना है उनका क्लिनिकल ट्रायल अपने अंडर सुपरविजन में करवाना, जिससे कि उसका एडवर्स इवेंट डिटेक्ट एंड एक्सेस हो सके। टू चेक द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर प्लेस, मतलब दूसरे देश से जो भी ड्रग आ रहा है वो इम्पोर्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी एंड उसकी एफिकेसी को चेक करना। टू ग्रांट इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग, मतलब कहने का क्या, जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग होता है जिसको हमको ड्रग को इंपोर्ट कराते हैं उसको ग्रांट करना। एनालाइज द ब्लड प्रोडक्ट लाइक एज वैक्सीन RDNA प्रोडक्ट फॉर अप्रूविंग लाइसेंस, ठीक है। द ड्रग हु हैज सीरियस लाइक लैब थ्रेटिंग साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट बैड, उसको बैन करना। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मतलब जैसे टेस्ट लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस एंड NOC लाइसेंस जो भी है उनको एक्सपोर्ट के जिनको यूज किया जाता है उसको ग्रांट करना। ओवरसाइट एंड मार्केट सर्विलांस थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ द सेंट्रल ओवर एंड द अबव द सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है, ATC क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, मतलब एनाटॉमिकल थेरापोटिक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। तो इन ATC क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग द एक्टिव सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन एंड सिस्टम on which they act and therapeutic, pharmacologic and chemical properties, मतलब ऑर्गन सिस्टम क्लास के आधार पे, थेरापोटिक क्लास के आधार पे, फार्माकोलॉजिकल के आधार पे, केमिकल के आधार पे और केमिकल नेचर के आधार पे, ठीक है। जैसे लेवल इसमें 5 है। पहला लेवल क्या कहता है, 14 मेन ऑर्गन क्लास, मतलब जो आपके 14 मेन ऑर्गन क्लास है, जैसे एलिमेंट्री हो गया, ठीक है ना, ब्लड वेजल्स हो गया, ठीक है ना, कार्डियोवेस्कुलर हो गया, ATC, ठीक है। उसमें उसके हिसाब से ग्रुप को ग्रुपिंग करता है। लेवल 2 में क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल थेरापोटिक सब ग्रुप, थर्ड में क्या होता है केमिकल फार्माकोलॉजिकल थेरापोटिक सब ग्रुप, फोर्थ में भी केमिकल फार्माकोलॉजिकल थेरापोटिक सब ग्रुप एंड लेवल 5 में क्या होता है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन किसके यूज में खाते हैं, तो ए ये हमारी एंटी डायबिटिक एजेंट है। तो डायबिटीज कहाँ की बीमारी है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म बीमारी है, जो कि एनाटॉमिकल मेन ग्रुप है। A10 का मतलब क्या है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ड्रग यूज इन डायबिटीज, ठीक है ना। तीसरी क्या है, ये काम क्या करती है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करती है। और चौथी चीज़ क्या है कि इसका केमिकल नेचर क्या होता है, तो ये बाइगोनाइड्स क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नाम क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है। इसके सबकी एक स्पेसिफिक कोडिंग दे दी गई।
प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब एटीसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, थेराप्यूटिक यूज और फार्माकोलॉजिकल क्लास। कहने का मतलब क्या है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल है वो डन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द देयर थेराप्यूटिक यूज। मतलब थेराप्यूटिक यूज के आधार पर उनको अलग अलग क्लासीफाई करना चाहिए। ओनली वन एटीसी कोड फॉर ईच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। मतलब कहने का क्या है कि जो प्रत्येक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग के लिए सिंगल एक एटीसी कोड देना चाहिए। मोर देन वन एटीसी कोड फॉर ए मेडिसिनल सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, थेराप्यूटिक यूज भी डिफरेंट है, उसकी स्ट्रेंथ भी दूर है, बस केमिकल नेचर सेम है या एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन उसके बाकी सबको डिफरेंट है, उसके लिए अलग से एक एटीसी कोड देना। एंड न्यू एटीसी ग्रुप, न्यू एटीसी ग्रुप एंड अदर ग्रुप, जैसे न्यू ड्रग एटीसी कोड लेवल, ठीक है, विल प्लेस इन अदर इन द रिलेवेंट थर्ड लेवल एज पर दी रोल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो को समझ आया। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।